हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई से सौरभ से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, बीएसटीसी के जो बच्चे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। किनके लिए? बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तो बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास करेंगे इसमें करेंगे शिक्षण अभिक्षमता। क्या करेंगे? शिक्षण अभिक्षमता करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जो कोई भी राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि उसके लिए भी बहुत लाभदायक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक है शिक्षण एवं अधिगम। क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। और आपके यहाँ से शिक्षण और अधिगम से 100% 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षण के बारे में। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण का सामान्य अर्थ छात्रों को पढ़ाना या सिखाना है। शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक का कार्य निर्णायक व महत्वपूर्ण है। शिक्षक सद्भावी नागरिकों का निर्माण करता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए आप, या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। अतः शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक क्या कहा जाता है? राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें अपनी कॉपी में ऐड कर लेनी है कि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, अतः शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला कि डॉक्टर एन मुखर्जी ने क्या कहा? शिक्षक बनना प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह एक कला और विज्ञान है। इस चीज को भी अंडरलाइन करो कि शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान है। क्या है? कला और विज्ञान है। क्या है? शिक्षा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? कक्ष में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम और विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। आपको सभी याद रखना कि छात्रों को पाठ्यक्रम विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, वह शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता जरूर होती है। क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र व शिक्षक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। किस पर करते हैं? कौन कौन करता है? शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक करते हैं पाठ्यक्रम और विषय वस्तु पर अपनी अंतःक्रिया करते हैं, यानी छात्र और दोनों शिक्षक दोनों अंतःक्रिया करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? शिक्षण के 3 चर होते हैं, आपको याद रखना है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसको स्टार लगा लीजिए, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा कि शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं। शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। जो शिक्षक होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है, यानी प्रथम चर वही माना जाता है। और छात्र होता है वो आश्रित चर होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने शिक्षक पर डिपेंडेंट होता है। और अब हमारा तीसरा है कि पाठ्यक्रम। ये अंतःक्रिया चर हैं, जो किसके मध्य होता है? आपका शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य होता है ना, वो पाठ्यक्रम में अंतःक्रिया के चर पर आधारित होता है। तो आपका क्या होता है? प्रथम चर तो कौन हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। द्वितीय चर आपका छात्र हो जाएगा और पाठ्यक्रम आपका मध्य चर माना जाएगा। एक और चीज कि नोट है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 2 चर माने गए। कितने चर माने गए सर जी? 2 चर माने गए। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। इसमें पाठ्यक्रम नहीं माना गया है। और जो शिक्षण के चर होते हैं 3 होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण की अवधारणाएं कौन कौन सी? शिक्षण की अवधारणाएं संकुचित अवधारणा। बीएस किसने दी थी? बीएस बलम ने दी थी। आपको ये जो वैज्ञानिक है ये भी याद रखनी है, क्योंकि आपके जो इस साल एग्जाम होगा 2026 में, उसमें 100% चांस बनते हैं कि आपसे वैज्ञानिकों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इनको एक एक बार तो आराम से देखना है, या फिर आप जैसे PYQs करेंगे प्लस MCQs करेंगे तो उनमें आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखिए, संकुचित अवधारणा में क्या था? शिक्षक था, छात्र था और पाठ्यक्रम था। इन तीनों को शामिल किया है। किसने किया था? BS बलम ने। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शिक्षण अवधारणा में शामिल करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? वो BS बलूम थे। कौन थे? BS बलूम थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यापक अवधारणा। कौन सी व्यापक अवधारणा? किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। इसने शिक्षक, छात्र और समाज किसको माना था? पाठ्यक्रम की जगह क्या माना? इसने समाज को माना। क्या माना? पाठ्यक्रम की जगह समाज को माना। किसने माना था? जॉन डीवी ने माना था। किसको? शिक्षक, छात्र और समाज को माना। इसने पाठ्यक्रम को नहीं माना है। तो इसने कौन सी अवधारणा दी थी? व्यापक अवधारणा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण के उपागम। क्या देखते हैं हम? शिक्षण के उपागम कौन कौन से? शिक्षण विधियां, साधन, शिक्षण के सूत्र मार्गदर्शक होते हैं हमारे लिए, और शिक्षण के सिद्धांत होते हैं हमें तरीका बताते हैं कि हमें किस तरह सीखना है और किस तरह इनको हमें अपने अंदर शामिल करना है। देखिए, शिक्षण के प्रकार
कौन कौन से देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर देखेंगे संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, ज्ञान प्रदान द्वारा, फिर भावात्मक देखेंगे भावात्मक दबाव द्वारा या क्रिया द्वारा लिखना। देखिए अब एक एक को देखेंगे स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर कौन कौन से होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। सीधा याद कर लेना या रट लेना क्या होता है, स्मृति स्तर होता है, और अर्थ को समझना और याद करना क्या होता है, अवबोध स्तर होता है, और चिंतन विचार करना क्या होता है, चिंतन में विचार करना या फिर सोचना, ये दोनों किस में आते हैं, विचार करना और सोचना आपके चिंतन में आते हैं। अर्थ को समझना और याद करना अवबोध में आते हैं, और स्मृति पर स्तर सीधा याद करना है, रट लेना किस में आता है, आपका स्मृति में आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए शिक्षण व्यू रचना। शिक्षण व्यू रचना क्या होती है, एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पूर्व ज्ञान व वातावरण को ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाई जाए उसे शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित जितने भी होते हैं, यानी आप ये मान लें जैसे कोई टीचर आपकी कक्षा में आता है तो पहले वो आपसे जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को पहले क्या मालूम है, और फिर उसके आधार पर ही वो अपनी रणनीति जमाएगी कि आगे बच्चों को क्या करवाना है क्या नहीं। तो इसका यही है कि शिक्षण अपनी व्यू रचना रचता है कि बच्चों को पहली योग्यता क्या है और उसके बाद में उनको क्या बताना है। बढ़ते हैं देखिए आगे, देखिए शिक्षण व्यू रचना बनाने से पहले बालकों के बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर पूर्व ज्ञान आ जाता है, इसकी क्या आ जाता है, पूर्व ज्ञान आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षक क्लास में आने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानता है, जिसके बाद में वो किसी चीज को करवाता है, आपको ये याद रखनी है। देखिए जो आपका शिक्षण व्यू है, व्यू रचना ये आपकी दो प्रकार की है। कैसे, एक तंत्रीय और जनतंत्रीय। एक तंत्र में आता है शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, और जनतंत्र में सभी की भागीदारी लोकतंत्री के तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, जनतंत्री होता है, इसमें बालक सक्रिय रहता है, समूह में चर्चा होती है। इसके अलावा दल शिक्षण कराया जाता है, यानी ग्रुप स्टडी होती है, या फिर प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। क्योंकि समूह में जब करवाते हैं तो समूह एक के साथ तो होता नहीं है, उसके लिए आपको 4 या 5 या 2 से अधिक जितने भी बच्चे होते हैं उनको शामिल करना होता है। इसमें क्या करते हैं, बालक आपस में अपनी समूह में चर्चा करते हैं, प्लस अपने दल में शिक्षण करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट कार्य होता है। इनमें क्या करते हैं, बालक अधिकतर सक्रिय रहते हैं क्योंकि मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इसके लिए शिक्षण व्यू रचना बहुत ही आवश्यक है, और ये किसमें शामिल होते हैं, जनतंत्रीय शिक्षण व्यू रचना में शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए हम देखते हैं शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण या विषय वस्तु को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए जो तकनीक अपनाता है उसे शिक्षण विधियां कहते हैं। आपको चीजें याद रखनी है कि शिक्षण विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावी बनाना ये किसका कार्य होता है, सर जी शिक्षक का कार्य होता है। आपके एग्जाम में ये से क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, तो इनमें आपके ऑप्शन देखेंगे विषय वस्तु, रोचक, सरल एवं प्रभावी बनाना। ये चीजें आपको सभी ऑप्शन में देखने को मिलेगी, तो आपको ये याद रखनी है, या फिर अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है आपको। बढ़ते हैं आगे, देखिए शिक्षण विधि शिक्षण कार्य की गति देने का कार्य करती है। यानी जो शिक्षण विधियां होती है शिक्षण के कार्य होता है उसको गति देने का कार्य करती है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षक को स्वयं के विवेक के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना है, शिक्षण विधि का चयन शिक्षक के स्वयं के विवेक के आधार पर करना चाहिए, क्यों नहीं बालकों के आधार पर किया जाए। देखिए शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है, सर जी 3 प्रकार की होती है, परंपरागत, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित। जो परंपरागत विधियां होती है इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक विधि होती है, तूपट विधि होती है, अंतर्दर्शन विधि होती है, और जो शिक्षक सक्रिय विधि होती है इसमें कहानी एवं व्याख्यान विधि होती है, और बाल केंद्रित में बालक सक्रिय एवं शिक्षक मार्गदर्शन देता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधि मानी जाती है वो आपकी बाल केंद्रित मानी जाती है, यानी शिक्षक के द्वारा बालक के अनुसार ही जो भी पाठ्यक्रम है या फिर जो शिक्षण विधियां हैं वो उसके अनुसार ही बनाई जाती है। किसके अनुसार बनाई जाती है, बालक केंद्र के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें अधिकतर बालक सक्रिय रह सके, और जिसमें जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और जो शिक्षक केंद्रित होता है इसमें शिक्षक कहानी और व्याख्यान के माध्यम से किसी भी चीज को समझाने की कोशिश करता है। और परंपरागत जो विधि होती है इसमें पाठ्यक्रम विधि, तू विधि और अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखनी है। पर सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको याद रखना है कि यदि शिक्षक कोई भी कक्षा में किसी भी चीज को करवाता है तो किस पे केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। आपको याद रखना है क्योंकि वो उसमें बालक सक्रिय रहेंगे और उसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि भी आपको कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है बाल केंद्रित विधि। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं कि देखिए करके सीखना, ये भी एक विधि है।
करके सीखना अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने। आपको याद रखना है कि करके सीखने की विधि किसने दी सर जी? जॉन डीवी ने दी थी। यह विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि करके सीखना किस पे आधारित है? समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। क्या होता है? सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है। क्या करता है? बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसमें क्या करता है? बच्चे हमेशा खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी कोई भी चीज है उसको बच्चे स्वयं पर करते हैं, या फिर कोई खेल हो, अधिकतर खेल के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों को। खेल के माध्यम से जल्दी सीखने का कार्य करते हैं और स्वयं कार्य करके वो जल्दी सीख जाते हैं। ये किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। और ये विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर कार्य करती है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसमें बच्चा स्वयं करके देता है। जैसे आप मैथ की कोई जोड़ भी, कोई कैलकुलेशन होती है, वो इसी से संबंधित होती है, क्योंकि बच्चा उसमें करके देखता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन की अवधारणा जॉन लॉक और उंट ने दी थी। स्वयं के मन में झांक कर सीखना, ये अंतर्दर्शन होती है। देखिए अगला है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन में क्या होता है? बहिर्दर्शन दूसरों के मन में झांक कर सीखना। निदानात्मक परीक्षण, बालक की समस्या का पता लगाना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये 100% पूछा जाएगा आपसे कि बालक की समस्या का पता लगाना क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। उपचारात्मक होता है तो क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। उसमें ऑप्शन में आता है कि उपचारात्मक। उपचारात्मक को आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है निदानात्मक, कि निदान कर रहे हैं हम किसी समस्या का, तो क्या होता है? बालक की समस्या का पता लगाने का होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए उपचारात्मक शिक्षण, ये नीचे दिया गया। बालक की समस्या का समाधान करना, हम समस्या का समाधान करें और समस्या का पता लगाने के लिए निदानात्मक, और उस समस्या का समाधान करना उपचारात्मक होता है। तो आपको इन दोनों चीजों को नोट कर लेने का, नोट कर लेने, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नावली विधि बंद अंत विधि, खुला अंत विधि, चित्रित विधि या मिश्रित विधि। वस्तु जो आपकी बंद अंत विधि होती है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और खुला अंत विधि में आपको उत्तर लिखना होता है, और चित्रित में आपको चित्र बनाना होता है, और मिश्रित विधि में आपको जितने भी कार्य हैं जी, ये सभी देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उत्तर लिखना, चित्र बनाना, ये सभी कार्य इसी में करवाए जाते हैं। देखिए व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। क्या होता है? केस स्टडी यानी कोई भी चीज है उस पर आपको गहन तरीके से क्या करनी होती है? आपकी शिक्षण करना होता है, गहन तरीके से शिक्षण करना होता है। जैसे कोई भी है, जैसे पीएचडी करता है, कौन करता है? पीएचडी करते हैं, तो उनको एक सब्जेक्ट पे क्या करते हैं? एक सब्जेक्ट के ऊपर उनको खूब स्टडी करनी होती है गहन तरीके से। जैसे उनको एक टॉपिक दे दिया, उसी के आधार पर वो गहन स्टडी करेंगे, उसमें जितना हो सके जितना इंप्रूवमेंट करेंगे, और उस चीज को देखेंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीजें दे रखी है। देखिए आगे देखेंगे पर्यवेक्षण विधि, अवलोकन विधि और निश्चित विधि, ये सभी सीखे। मनोविश्लेषण विधि, इसकी अवधारणा सिगमंड फ्रायड ने दी थी। इसको भी ये ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक विधि की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी आपकी सिगमंड फ्रायड ने दी थी। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेसिक शिक्षा विधि, बेसिक शिक्षा विधि या फिर बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। और आपके बीएसटीसी में 100% ये क्वेश्चन हर साल आता है। क्या आता है? बीएसटीसी में हर साल ये क्वेश्चन आता है। पीटीटी का एग्जाम देख लीजिए, उसमें 100% ये क्वेश्चन आता है। ये बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? गांधी जी ने। आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए कि 100% क्वेश्चन यही से आता है। टोल्टन विधि हेलेन पॉकहर्स्ट ने दी थी। किंडरगार्टन विधि, ये देखिए ये भी एक किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। इन्होंने एक जो विद्यालय था उसका भी निर्माण कराया था किंडरगार्टन के नाम से ही, ये भी आपको याद रखना है। मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। ड्रेकोली विधि ड्रेकोली ने दी थी, ये आपको याद रखना है। कि तो आपको याद रखना है, एक तो किंडरगार्टन विधि और बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या क्या होती है? शिक्षण विधि की विशेषता क्या कहते हैं? शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी विशेषता है 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी यहाँ से आपको देखने मिलते हैं। और हर एग्जाम में, जैसे बीएसटीसी पीटी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखिए पहला ये कि शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण विधि किन पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रित। हमने ऊपर देखा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, न कि शिक्षक केंद्रित विधि। आपको बाल केंद्रित पे जाना है। शिक्षक एवं छात्र दोनों की भागीदारी। अब देखिए जो बाल केंद्रित विधि में शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी, देखिए यदि कक्षा में शिक्षक है और छात्र नहीं है तो शिक्षक वहां क्या करेगा? यदि दोनों है तो दोनों के मध्य सामंजस्य होगा, अपनी अंतःक्रिया करेंगे। देखिए अगला है कि शिक्षण को उद्देश्य पूर्ति की ओर ले जाए। शिक्षण को क्या करता है? शिक्षक उद्देश्य की पूर्ति ले जाए। यदि वो बाल केंद्रित हो तो बालक का सर्वाधिक विकास करते हैं। कौन सी करते हैं?
बाल केंद्रित विधियां होती है। शिक्षण विधियां क्या होती है, बालक का सर्वाधिक विकास करती है, और जो सर्वाधिक विकास होता है बालक का वो शैशवावस्था तक होता है। जितना भी विकास होना होता है शैशवावस्था तक, अंतिम अवस्था होती है जहां तक बालक का सर्वाधिक विकास होता है, कहां तक होता है, शैशवावस्था तक पूर्ण विकास हो जाता है। देखिए, विषय वस्तु को संगठित करती है, यानी मजबूत बनाती है कोई भी विषय वस्तु, उसको व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देती है। देखिए, शिक्षण के सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षण के सूत्र एक सरल से कठिन की ओर, यदि कोई चीज है उसको सरल से कठिन की ओर ले जाए, या फिर ज्ञात से ज्ञात, यदि आपको पता है तो उसको जहां तक आपको पता नहीं वहां तक ले जाया जाएगा। विशिष्ट से सामान्य, एक होती है विशिष्ट से, आपको पहले बड़ी चीज बताई जाए फिर बाद में उसकी नॉर्मल चीजें बताई जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले आपको भाग करवाया जाए, क्या करवाया जाए, भाग करवाया जाए, फिर आपसे कहे कि अब जोड़ करे, तो अब पहले क्या चलते हैं, पहले जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यहां से चला जाता है। बट आप यदि भाग से चलेंगे तो ये आपके लिए क्या हो, विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाएगा। यदि आप जोड़ से लेकर भाग तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट माना जाएगा। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे आपसे पूछ रहे कि पहले 2 का पहाड़ा फिर पूछे कि 10 का पहाड़ा, जो आप पहले 2 का बताएंगे तो आपको पता है कि 2 के बाद में 10 तक बोलने हैं, तो आपको पहले पता है। यदि आप अज्ञात से बोलेंगे, जैसे अज्ञात से बोले फिर बाद में बोले, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगला कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये विश्लेषण और संश्लेषण एक तो अलग जुड़ा हुआ है, या फिर छोटा होना तो उसको तोड़ तोड़ कर हमें पढ़ना, उसके लिए ये लाभदायक होता है। स्थूल, पूर्ण और अंश की ओर, अंश या फिर सूक्ष्म और पूर्ण, छोटा आकार या बड़ा आकार। मूर्त से अमूर्त की ओर, यदि आपको पता है, या फिर देखिए मूर्त का क्या होता है, यदि आपको पता है, जैसे ताजमहल, तो आप सब भी बच्चों के दिमाग में क्या होगा, ताजमहल का एक चित्र आ गया होगा। यदि अमूर्त में किसी का नाम ले लूं, जैसे जापान, तो आपको उसका चित्र नहीं आया होगा आपके दिमाग में डायरेक्ट। यदि मैं ताजमहल का नाम लेते आपके दिमाग में ताजमहल का फोटो आ गया होगा, बट मैंने जापान का नाम लेते आपके दिमाग में जो जापान का फोटो नहीं आया होगा। ये होता है अमूर्त और मूर्त। कि प्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिक की तर्क से ओर, ये सभी क्या होती है, शिक्षण के सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र होते हैं, ये आपको याद रखने। और आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि शिक्षण का सूत्र नहीं है, 4 ऑप्शनों में आपको ये दे सकता है और 1 ऑप्शन में नहीं दे सकता, तो आपको ये भी याद रखने की शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है उस पर हम बात करेंगे। एक, शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को प्रभावी, सरल, रोचक बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। देखिए, शिक्षक द्वारा क्या करा जाता है, विषय वस्तु को प्रभावी, सरल और रोचक बनाया जाता है। क्या करा जाता है, प्रभावी, सरल और रोचक बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, शिक्षण सामग्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, निर्माण के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। देखिए, निर्माण के आधार पर कठोर उपागम या मृदुल उपागम, और प्रकृति के आधार पर दृश्य यानी सुनना, सर्वे, दृश्य का देखना, सुनना, और सुनना वो लिखना, दृश्य सर्वे में दोनों क्या आ जाते हैं, और द्विमाध्यम होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, कठोर उपागम क्या होते हैं, कठोर उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है, कठोर उपागम में आपको किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्लाइड, रेडियो, इनमें क्या करते हैं, आपको दिखाया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा आपको कुछ चीजें दिखाई जाती है जो आपकी डायरेक्ट आपको याद हो जाएगी, या फिर कोई आपको रटा के फिर बाद में बताया जाए तो आपको आराम से समझ में नहीं आएगा। देखिए, मृदुल उपागम क्या होता है, मृदुल उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीकी आवश्यकता नहीं होती है, अतः शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में इसका प्रयोग स्वनिर्मित संसाधन होते हैं। इसे शिक्षक स्वयं बना सकता है। किसको, मृदुल उपागम को। जैसे चित्र, ग्राफ, मॉडल, रेखा चित्र, इन सभी को बोर्ड के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। किसके माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। देखिए, अगला कि सर्वे शिक्षण सामग्रियां, इसमें केवल सुनाई देता है, अतः बालक सुनकर अधिगम सीखता है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो। और दृश्य शिक्षण सामग्रियां कौन कौन सी आपकी, इसमें पुस्तक हो गया, मॉडल हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, या फिर आप टेलीविजन मान लीजिए आपका। सर्वे, दृश्य दोनों में कौन सा है, सर्वे और दृश्य दोनों सामग्री में कौन सा आपका, टेलीविजन आता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, सर्वे, दृश्य, ये आगे कौन कौन से हैं, टीवी है, रेडियो, वीडियो है, कंप्यूटर है, या फिर कठपुतली का जो खेल होता है वो भी सर्वे, दृश्य दोनों तरीके से होता है। तो आपको ये चीजें याद रखने की सहायक सामग्री में कौन कौन सी शामिल होती है, आपको ये चीजें याद रखने की, कठोर उपागम, मृदुल उपागम और
देखना, सुनना और देखने दोनों क्या होती है उसमें शामिल होती है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपसे पूछा सकता है कि कौन सी सामग्री नहीं है। देखिए अगला कि भाषा के विकास क्रम। एक बालक में भाषा के विकास का क्रम निम्न होता है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि बालक में सर्वप्रथम किसका विकास होता है। पहले सुनता है बालक, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यूं नहीं कि वो पहले लिखने लग जाए या फिर पहले पढ़ने लग जाए, वो पहले सुनना शुरू करेगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ऐसे उसकी जो शारीरिक विकास के अनुसार वृद्धि होती रहती है। देखिए एक नोट लगा के भी बात कही गई है कि एक बालक में वाणी का विकास नहीं होने का कारण जन्म से बहरापन। ये क्वेश्चन भी आपके बीएसटीसी में हर एग्जाम में या फिर आप मान लीजिए जितने भी आप पेपर हुए हैं अभी तक उसमें 100% ये क्वेश्चन आया होगा। आप जितने भी हम पीवाईक्यूज करवाएंगे बाद में भी बीएसटीसी के जितने अभी तक पेपर हुए हैं तो उनमें भी आपको देखने मिलेगी ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है। और अभी इस साल भी देखना आप 100% एग्जाम में देखेंगे कि ये क्वेश्चन जरूर आया। अधिगम अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। अब सीखना इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग होता है। अब देखिए लर्निंग ही क्या है? अधिगम है, और सीखना ही क्या है? अधिगम है। दोनों एक ही चीजें हैं। आप लर्निंग बोल दीजिए या फिर सीखना बोल दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। सीखना ही अधिगम है। क्या है? सीखना ही अधिगम है और लर्निंग ही क्या है? अधिगम है आपका। ये दोनों चीजें एक हो जाएंगी। अब देखिए सामान्य अर्थ इसका हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। जब सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है अर्थात व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी आपके व्यवहार में सीखी हुई चीज यदि स्थायी हो जाती है तो क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए अधिगम के बारे में एक और चीज देखिए, अधिगम को क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। किसने कहा? गेट्स ने कहा। कौन सा परिवर्तन सर जी? स्थायी परिवर्तन। क्या हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। इसका हम उदाहरण लेके देखिए, जैसे आप कोई कुत्ता लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं सर जी? कुत्ता लेके आते हैं। वो कुत्ता कुछ भी नहीं जानता कि उसको क्या है। अब आप उसे 1 महीने तक क्या करते हैं सर जी? गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं। अब 1 महीने बाद आप जो कुछ कहेंगे कि कुछ लेके आना है या कुछ उठाना है तो वो क्या है? आराम से समझ जाएगा। तो क्या हो गया? उसका स्थायी परिवर्तन हो गया। उसने अधिगम कर लिया और वो स्थायी हो चुका है। तो उसके क्या हो गया? उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये क्या हो गया? जैसे आप कुत्ता लेके आए, उसको आपको 1 महीने तक ट्रेन किया, वो प्रक्रिया वही चल रही है, उसको आप रोजाना वही चीजें सिखा रहे हैं, तो उसको क्या हो गया? रोजाना वही हो गया। तो जो कुछ सीखता है तो सीखना क्या होगा? स्थायी हो गया, और स्थायी से क्या हो गया? वो अधिगम हो गया। क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। देखिए सीखने की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया बालक में अधिगम की प्रक्रिया का क्रम। बालक में अधिगम जो सीखने का क्रम होता है ना, वो कैसे होता है? सीखने के पहले अभिप्रेरणा, उसकी इच्छा होनी चाहिए। अनुक्रिया करना, उसके प्रति वो कोई कार्य करे। क्या करे? कार्य करे। पुनर्बलन, अभ्यास, वो बार बार उसी कार्य को क्या करे? दोहराए। क्या करे? दोहराए। तो क्या हो जाएगा? ये उसका कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाए। जिससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए सीखना होता है ना, सीखना जैसे कोई मनुष्य सीखता है, क्या करता है सर जी? सीखता है। कोई मनुष्य सीखता है तो 2 तरीके से सीखता है। एक तो अच्छा सीखता है, एक बुरा सीखता है। क्या सीखता है? एक अच्छा सीखता है, एक बुरा सीखता है। देखिए अच्छा कैसे सीखेगा? यदि उसे वातावरण मिले। क्या? अच्छा वातावरण मिले। क्या? अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो अच्छा सीखेगा। यदि बुरा वातावरण मिलेगा तो वो बुरा सीखेगा। हो गया आपका क्लियर? देखिए अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छा सीखेगा, बुरा वातावरण मिलेगा तो बुरा सीखेगा। देखिए इसका हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी एक सिटी में रहते हैं, वहां पे आपको अच्छे अध्यापक, अधिकारी, ये सभी एक ही आपके मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या होगा? आपका वातावरण भी ऐसा ही हो जाएगा। आप उन्हीं के बीच में, जैसे इसको उदाहरण को ना लेकर आप ये उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ पढ़ते हैं, किसके साथ? पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं, तो आपका वातावरण भी कैसे हो जाएगा? पढ़ने के जैसा ही हो जाएगा। यदि आप बिना पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहेंगे तो आपका वातावरण बिना पढ़ने वाले बच्चों के जैसा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए और देखते हैं कि वातावरण क्या होता है? वातावरण अच्छा मिलता है तो अच्छा सीखने वो लोगों के सामने अच्छा व्यवहार क्या होता है? अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के सामने। ये अच्छे जो अच्छा
आचरण होता है तो उससे व्यवहार का पता चल जाता है। किसका व्यवहार का पता चलता है, ये आपको याद रखना है। किसी वातावरण से अच्छा व्यवहार का पता चल जाता है कि इसका वातावरण कैसा है, कि वातावरण कैसा नहीं है। देखिए वातावरण के अलावा भी क्या होता है आपका अनुकरण। क्या होता है सर जी, अनुकरण होता है। क्या होता है, अनुकरण के द्वारा भी क्या होता है आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं सर जी, जैसे कोई जो कैसा काम करता है, कैसा काम करता है, जैसे आप घर पे रहते हैं, घर पे माता पिता, माता या पिता ले लीजिए, बच्चा किनके द्वारा सीखेगा, माता पिता के द्वारा, कि माता पिता क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा उनसे सीखता है। विद्यालय में देखिए, हम किस में देखिए सर जी, विद्यालय में। विद्यालय में किसके द्वारा सीखता है सर जी, शिक्षक का अनुसरण करता है या अनुकरण करता है। किसका करता है, शिक्षक का करता है। और घर पे देखिए तो किसका करता है, माता पिता का करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए फिर हमने एक और चीज देखी थी, स्थायी परिवर्तन। क्या देखा सर जी हमने, स्थायी परिवर्तन देखा हमने। क्या देखा, स्थायी परिवर्तन देखा। क्योंकि अधिगम में क्या होता है, अपना परिवर्तन स्थायी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि स्थायी परिवर्तन आपके समझ में नहीं आया तो इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए यदि आज जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को आप यदि कल नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कल नहीं पढ़ा आपने, तो आपका ये क्या हो जाएगी, आपकी सिर्फ ये स्मृति रह जाएगी या फिर विस्मृति रह जाएगी। स्मृति या विस्मृति रह जाएगी, स्मृति या विस्मृति रह जाएगी। ये आपका अधिगम नहीं है। क्या नहीं है सर जी, अधिगम नहीं है। यदि आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं और कल भी आपको याद रहता है, कल आपको याद रहता है, या फिर आप इसको क्या करते हैं 2 या 3 दिन तक दोहराते हैं, तो आपको ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा इसके ऊपर कार्य करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, अधिगम हो जाएगा। और इसमें परिवर्तन कैसा होगा सर जी, स्थायी परिवर्तन होगा। कौन सा होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका अधिगम फिक्स हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं हम। देखिए अधिगम के क्षेत्र, क्या देख रहे हैं सर जी हम, अधिगम के क्षेत्र देख रहे हैं कि अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिगम के क्षेत्र। देखिए अधिगम के कितने क्षेत्र है सर जी, 3 क्षेत्र हैं। कितने, 3। संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। देखिए संज्ञानात्मक अधिगम हम ऐसे समझते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाए, ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक होता है। और भाव के द्वारा, जो भाव के द्वारा अर्जित किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका भावात्मक अधिगम हो जाएगा। देखिए इसमें परिभाषा दे रही कि तथ्यों की जानकारी, अनुकरण एवं अनुसरण, यानी वही ज्ञान के द्वारा सीखा जाएगा। भावात्मक अधिगम, भावात्मक दबाव से सीखना, क्या हो जाएगा, भावात्मक अधिगम हो जाएगा। क्रियात्मक अधिगम, क्रिया करके सीखना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, ये सभी क्या होते हैं, क्रियात्मक अधिगम होते हैं, जो आपको इनको करके सीखते हैं। क्या करते हैं, करके सीखते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र के भाग है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यात्मक, प्रतीक या सहचर्यात्मक। देखिए प्रत्यक्षीकरण होता है कि देखकर सीखना, आप किसी चीज को देखकर सीख रहे हैं या करके सीख रहे हैं। देखिए प्रत्यक्ष करके देख रहे हैं। या फिर तथ्यों की जानकारी, प्रत्यात्मक क्या है, तथ्यों की जानकारी। ओजोन का सूत्र O3 पिक्स है, ये O2 देख लीजिए आप, ये पिक्स है। सहचर्यात्मक, पूर्ण व्यवहार से आधार पर क्या होता है, सहचर्यात्मक होता है। तो आपको तीनों चाहे प्रत्यक्षीकरण में क्या करते हैं और प्रत्यात्मक में या फिर सहचर्यात्मक में क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम क्या है, सीखना ही अधिगम है। क्या है, सीखना ही अधिगम है। या फिर लर्निंग आ जाए आपका, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। किसमें, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। इन चीजों को आपको एक नोटबुक में ऐड कर लेना है कि सीखना अधिगम है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम आदतों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आदतों का निर्माण करता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। किसका संगठन है, अनुभवों का संगठन है। अगला देखते हैं, अधिगम सार्वभौमिक है। क्या है सर जी, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह भी आपको याद रखना कि कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जीवंत पर्यंत चलती है। क्या चलती है, जीवंत पर्यंत चलती है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं। क्या करते हैं सर जी, सीखते रहते हैं। कुछ न कुछ जीवन में आप एक दो चीजें सीखते रहते हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए अगला है अधिगम कार्य व उत्पादन है। क्या अधिगम कार्य है और उत्पादन दोनों हैं। अधिगम प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना वो नवीन ज्ञान है, क्योंकि आप रोजाना क्या करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो वो भी क्या है, आपका एक अधिगम है। अधिगम अनुकूल है, अनअधिगम भी अधिगम है। क्या है, अनअधिगम भी आपका अधिगम है। देखिए इन चीजों को यदि हम एक तरीके से देखें तो हम इनको ऐसे देख सकते हैं। देखिए अधिगम क्या था आपका, अधिगम क्या था आपका सर जी, सीखना था।
अधिगम से क्या होता है? अधिगम से क्या होता था? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता था? कैसा परिवर्तन होता था? कैसा परिवर्तन होता था आपका? स्थायी सर जी। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ये चीजें हो गई कि अधिगम कैसा था? अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम से क्या होता था? व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन होता था? स्थायी परिवर्तन। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन है आपका? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने इनकी विशेषता देख ली। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार सीखने की दरें कौन कौन सी है? गिलफोर्ड के अनुसार बालक में सीखने की दर का क्रम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। देखिए शैशवावस्था क्या होती है? जिसमें जन्म से 6 वर्ष तक सबसे कम बच्चा किसमें सीखता है? आपका शैशवावस्था में सीखता है। फिर जिसके अलावा 6 से 12 वर्ष मध्यम। इसके बाद में हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा किशोरावस्था। किसी भी कार्य का परिणाम ज्ञान सिखाने की गति को बढ़ाता है। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वो आपकी गति को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? आप सीखने की, या फिर जैसे आप पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपकी गति क्या हो जाती है? धीरे धीरे बहुत तेज हो जाती है। तो ये भी इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका अधिगम से संबंधित है। बट देखिए अधिगम का पठार, इसको देखते हैं। अधिगम का पठार क्या है? एक बालक जब सीखना प्रारंभ करता है तो कुछ समय बाद रुक जाता है। जी के जैसे आपका ये बालक है, ये यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा है, किंतु ये यहाँ जाके रुक जाता है एवं फिर पुनः शुरू करता है। अभी यहाँ तक रुक गया, अभी वापस शुरू करेगा, तो ये जो बीच में ये जो बचा है ना, ये क्या हो जाता है? अधिगम का पठार हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिगम का पठार बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिगम का पठार बन जाता है। शुरू करता है। सीखने की दोनों परिस्थितियों के मध्य उत्पन्न बाधा। कौन सी बाधा है सर जी? बीच में रुका जो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो बाधा थी, ये यहाँ पे ये रुका, ये क्या है? आपका अधिगम का पठार है। क्या? अधिगम का पठार। रुकावट को ही अधिगम का पठार कहा जाता है। जैसे बालक यहाँ से सीख रहा है, फिर यहाँ रुक जाता है, फिर वापस सीखना शुरू करता है, तो ये अधिगम का पठार कहलाता है आपका ये जो रुका जो। देखिए आगे देखते हैं, इसका डायग्राम भी मिलेगा आपको। देखिए ये रहा, जैसे यहाँ से बालक सीखना शुरू करता है, फिर ये आपका बालक यहाँ रुक जाता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। देखिए बालक यहाँ पे रुक रहा है आपका, कहाँ रुक रहा है? यहाँ रुक जाता है, फिर वापस बालक क्या करता है? वापस सीखना शुरू कर देता है। तो ये क्या बन गया आपका? ये जो बना हुआ है ये अधिगम का पठार बन चुका है। क्या बन गया? अधिगम का पठार। यानी सीखने की गति कैसी थी आपकी? पहले तो सही थी, फिर रुकी, फिर वापस बढ़ने लग गई, तो अधिगम का पठार ऐसे बनता है। देखिए अधिगम के पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं अधिगम के पठार के कारण? उनको देखते हैं। देखिए अधिगम के पठार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बिंदु परिवर्तन, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, शिक्षण की खराब शिक्षण विधियां, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, सीखने की इच्छा है नहीं है, एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसकी इच्छा नहीं है और शिक्षक उसको पढ़ाता रहता है, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा सीखता है, फिर रुक जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता तो वो वापस उसके ऊपर क्रिया करके वापस सीखने का प्रयत्न करता है। देखिए सीखने का समय भी डिपेंड करता है कि बच्चे का समय कैसा है, ये बच्चे कोई परिस्थिति में नहीं है, किसी उलझन में नहीं है या फिर किसी दबाव में नहीं है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अधिगम का वक्र, सभी के सीखने की दर अलग अलग होती है। ये सभी को पता है कि सभी के सीखने की अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षमता बुद्धि लब्धि के अनुसार ज्ञात होता है। किसके? बुद्धि लब्धि से पता चलता है कि सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ये भी आपको पता है। देखिए इसके अलावा हमने क्या देखा? देखिए सीखने से संबंधित प्राप्त परिणामों को यदि ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो इसे अधिगम का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। यानी सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हमें तो सिर्फ ये बातें याद रखनी। देखिए अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है सर जी? 4 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक, अन्य नाम है इसका, इसमें आरंभ में गति धीमी तथा बाद में तेज। जैसे ये बालक यहाँ से शुरू में तो क्या होती है? आपकी गति धीमी होती है, जैसे धीमी है, फिर देखिए आपकी गति ऐसे धीमी है, धीमी करते करते आप एकदम तेज हो जाती है। ये होगा, बच्चा शुरू में धीरे सीखता है, फिर बाद में एकदम तेज गति से सीखने लग जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ वक्र है कि जैसे हम शुरू से पढ़ते हैं, जैसे आप इसे मान लीजिए आप कक्षा 1 से पढ़ते हैं, कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं, आप एकदम कक्षा 8 से थोड़ी पढ़ सकते हैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जाना होगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ते हुए एकदम तेज गति से जाते हैं। ये नहीं है कि आप एकदम ऊपर से नीचे आए, नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक जाना होता है। तो ये आपका धनात्मक वक्र है कि इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये सही है। यदि आप रुक जाते हैं तो उसमें ऋणात्मक हो जाता है। देखिए ये देखिए सीखने की गति, देखिए बच्चा यहाँ से सीख रहा है, पहले धीरे सीखता है, फिर एकदम गति से सीखता है। ये सीखने का वक्र होता है। यानी धनात्मक वक्र क्या होता है आपका?
कि बच्चा पहले क्या करता है, धीमी गति से सीखता है, फिर बाद में एकदम तेज गति से सीखता है। ये होता है आपका धनात्मक वक्र। बढ़ते हैं आगे, देखिए ऋणात्मक वक्र। कौन सा आ गया सर जी, ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र क्या है, अन्य नाम इसमें प्रारंभ में गति तेज होती है, बाद में मंद हो जाती है, नकारात्मक। जैसे ये आपका शुरू में गति तेज होगी, फिर बाद में धीमी हो जाएगी, ये आपका नकारात्मक वक्र। कहाँ से शुरू हुआ ये सर जी, यहाँ से। ये आपका नकारात्मक वक्र यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया, सीखने की गति कैसी, पहले तो तेज थी, फिर वापस धीमी हो गई। ये आपको याद रखना है। देखिए डायग्राम बना रखा, ये रहा कि सीखने की गति पहले तो कैसी थी सर जी, तेज थी, फिर डाउन हो गई। ये सीखने में लगा समय है ना, वही नकारात्मक वक्र हो गया है आपका। कि बच्चा कैसे सीख रहा था, तेज सीखता है फिर धीमा सीखता है, ये नकारात्मक वक्र। कि बच्चा वापस डाउन होता जा रहा है तो वो नकारात्मक हो गया। यदि बढ़ता जाता है तो क्या होता है, आपका धनात्मक हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरल रेखीय वक्र क्या होता है कि बच्चा एक ही गति में सीखता है, इससे प्रारंभ में अंत तक एक समान गति होती है। यदि एक समान गति होती है, अन्य नाम ऋजु कोणीय वक्र कहा जाता है। सीखने की गति कैसी होती है, हमेशा एक साथ एक की समान गति में चलता है। वो हमेशा न तो डाउन जाता है नहीं ऊपर जाता है, वो एक समान गति में सीखता रहता है। देखिए यस या यू आकार का वक्र, इसमें बालक उतार चढ़ाव के साथ सीखता है। किसके साथ सीखता है, उतार चढ़ाव के साथ सीखता रहता है। जैसे बालक कभी तेज हुआ, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा। ये यस या यूं आकार, इसमें ये एस यूं या यूं दोनों आकार बन जाते हैं। तो ये कभी तेज सीखता है तो कभी धीमा सीखता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांस है। पहला तो विषय, दूसरा है परिवार और वातावरण, इन दोनों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जन्म तथा क्रमांक, जन्म क्रमांक भी कौन सा आपका, पहला है या अंतिम है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सीखते हैं। भौगोलिक स्थितियाँ, आपका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। लिंग से अधिगम हार्मोन्स और समताओं से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, हार्मोन्स और समताओं से प्रभावित होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इतना नहीं होता, तब भी किसका होता है, हार्मोन्स और समताओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते आगे, देखिए अधिगम अंतरण या स्थानांतरण क्या आ गया, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, या फिर अधिगम अंतरण, ये दोनों चीज़ें क्या है, हम इसको देखते हैं। कि को देखिए पहला इसको देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। इसका अर्थ होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल, देख लीजिए आप, क्या एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान कौशल या अनुभव को दूसरी स्थिति में प्रयोग करें। आप किसमें करें, दूसरी स्थिति में यदि प्रयोग करते हैं। यदि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान कौशल अनुभव दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग में लेते हैं तो वो कहता है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा भी दे रखी है कि एक बालक पहली परिस्थिति में जो बात सीखता है, उस बात या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में काम आना अधिगम अंतरण या स्थानांतरण कहलाता है। क्या हो जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए इसके कितने प्रकार है सर जी, इसके अधिगम अंतरण के कितने प्रकार है सर जी, इसके 3 प्रकार है। क्या है, 3 प्रकार, अधिक धनात्मक सकारात्मक, दोनों एक ही चीज़ें, धनात्मक या सकारात्मक। जब पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो, क्या हो, पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो धनात्मक स्थानांतरण, यानी पहली परिस्थिति में आपने क्या सीखा उसको आप दूसरी में देख रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्थानांतरण हो गया। अधिगम का क्या होगा, स्थानांतरण, दोनों पॉजिटिव चीजें आ गई। देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि साइकिल के बाद बाइक चलाना सीखना, हिंदी के ज्ञान के बाद संस्कृत पढ़ना। देखिए जैसे आप धीरे साइकिल चलाते चलाते आप क्या करते हैं, बाइक चलाना सीख जाते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ते पढ़ते संस्कृत भी पढ़ने लग जाते हैं, तो क्या होगा, आपका अधिगम हो गया। आप पहली चीज़ों से सीखकर दूसरे में परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण है। देखिए ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे। मोटरसाइकिल के बाद साइकिल चलाना, पुराने जूते के अचानक नए जूते। देखिए आप मोटरसाइकिल चलाने के बाद में साइकिल चलाना, इसमें थोड़ी बाधा आती है। यदि आप साइकिल से मोटरसाइकिल चलाते हैं इसमें कोई बाधा नहीं आती है। और वैसे आप पहले नए जूते पहनते हैं फिर या फिर पुराने जूते पहनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप पुराने से नए पहनते हैं फिर दिक्कत आती है। बढ़ते हैं आगे, देखिए शून्य अधिगम। शून्य अधिगम अंतरण, पहली परिस्थिति में ज्ञान की दूसरी परिस्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण रहीम के दोहे के बाद कबीर का दोहा पठन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है शून्य, इसमें क्या होता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी शून्य ही रहता है। पढ़ते देखिए अधिगम के प्रकार क्या है। अधिगम के प्रकार,
रॉबर्ट एम.एस. गोने के अनुसार 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? सर्वश्रेष्ठ अधिगम कौन सा? समस्या समाधान। कौन सा है? समस्या समाधान है। दूसरा है निम्नतम अधिगम संकेत अधिगम। अपनी पुस्तक, इन्होंने अपनी पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें कितने प्रकार बताए सर जी? 3 प्रकार बताए थे। किसे बताए थे? एम.एस. गोने या रॉबर्ट गेने ने बताए थे। समस्या समाधान का अधिगम इसने सर्वश्रेष्ठ अधिगम माना। निम्नतम इन्होंने संकेत अधिगम माना। देखिए कौन कौन से थे वो देखते हैं। देखिए अभिप्रेरणा अधिगम, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अभिप्रेरणा अधिगम क्या होता है? ये निकलता है मोटिवेशन। अधिगम अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन। ये शब्द बना था मोटेम से। किससे बना था? मोटेम से। और मोटेम किस भाषा का शब्द था सर जी? लैटिन भाषा का शब्द था। और इसका अर्थ होता है कि धक्का देना। क्या होता है? टू मूव। किसका अर्थ होता है सर जी? मोटिवेशन का अर्थ होता है टू मूव या अभिप्रेरणा। देखिए इसकी कितने चरण बताए? 3 चरण। क्या बताया? आवश्यकता, चालक और प्रणोद या अंतर्नोद। देखिए आवश्यकता होती है ना, इसमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करते हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है आपको। आवश्यकता, कोई भी आपकी आवश्यकता है वो भी आपको प्रेरित करती है, नहीं करती क्या? जैसे कोई आप भी आपकी आवश्यकता है वो आपको कार्य करने, जैसे आप अभी टीचर बनने की कोशिश, क्या है? टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी करनी आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है इसलिए आप बीएसटीसी कर रहे हैं, ये नहीं है। और चालक क्या होता है? चालक, आपको भूख लगती है। क्या लगती है आपको? भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यदि आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पिएंगे। क्या करते हैं? प्यास लग रही है तो आप कहेंगे पानी पिएंगे। और यदि आपको टीचर बनना है, इसी के साथ देखें चालक का, आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपको बीएसटीसी अवश्य करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर जी? बीएसटीसी अवश्य करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया आपका? आपको इसकी आवश्यकता थी, आपने उस पर कार्य किया तो आप चालक है, आपको फिक्स है वो करना है। टीचर के लिए बनने के लिए आपको बीएसटीसी जरूर करनी है। यदि आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि वो किसी और चीज़ से हो जाए। देखते हैं हमारा तीसरा है कि प्रणोद, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। क्या हुआ? प्रोत्साहन। जो आपकी आवश्यकता थी, आवश्यकता की पूर्ति होने पर, क्या आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, हो तो ये चालक शांत हो जाता है। क्या होता है? चालक शांत हो जाता है। जैसे यदि आप अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपका चालक, आप दूसरी तैयारी में लग जाएंगे। ये नहीं कि आप उसी तैयारी में लगे रहेंगे। पढ़ते हैं आगे। अधिगम की असमताएं अथवा नियोग्यताएं। क्या होगी? अधिगम की असमताएं और निर्योग्यताएं। डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया ये बीमारियां हैं, आपको याद रखनी है। 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। इन बीमारियों से हर साल 100% एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है। देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधी विकार हो जाता है। किससे? पढ़ने में आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलती है, अधिकतर बहुत से बच्चों में होती है। डिसग्राफिया, ग्राफ में क्या करते हैं? लेखन संबंधी, इसमें लेखन संबंधी। देखिए आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए। इसमें डिसलेक्सिया है तो लेखन से संबंधित, पठन से, और ग्राफिया लेखन संबंधी, अलेक्सिया मानसिक, डिसकैलकुलेशिया, कैलकुलेशन किस में करते हैं सर जी? गणित में। तो गणितीय विकार किससे संबंधित है? डिसकैलकुलेशिया। अधिकतर तो आपका आता है डिसलेक्सिया और या डिसकैलकुलेशिया, ये दोनों चीजें आती है अधिकतर। तो डिसलेक्सिया तो किसमें आती है? पठन संबंधी विकार से, और डिसकैलकुलेशिया गणितीय विकार से आती है। कैलकुलेशन समझना है आपको, कैलकुलेशन किसमें करते हैं? गणित में करते हैं, तो गणितीय विकार से संबंधित है। ठीक है। डिसग्राफिया, डिसमार्फिया सॉरी, भ्रम और संदेह। अफेजिया किसी होता है? संप्रेषण संबंधी। तो एक बार मैं इनको सभी को रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए डिसलेक्सिया कैसे? पठन संबंधी विकार है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अलेक्सिया मानसिक है। डिसकैलकुलेशिया, कैलकुलेशन गणित में करते हैं तो गणितीय विकार है। डिसमार्फिया भ्रम है, संदेह है। अफेजिया संप्रेषण संबंधी है। तो आप सभी को नोट कर लेना है। और आप सभी को जो इसकी पीडीएफ है सर जी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ऑल कंपटीशन एग्जाम, जो इसकी लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सर जी, पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए नियम, अधिगम के कुछ नियम बनाए थे। पहला था अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। किसने दिया था सर जी? पावलोव। इसका प्रयोग किस पे किया था सर जी ने? कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, थॉर्नडाइक की क्या थी सर जी? बिल्ली थी। क्या थी? बिल्ली थी। क्रिया प्रसूता यानी ऑपरेट थ्योरी, बीएफ स्किनर ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया सर जी? सीएल हल ने दिया।
गेस्टाल्टवाद का जनक मैक्स वर्दिमर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलरबर्ग ने दिया सर जी। संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया? जीन प्याजी। इसको अंडरलाइन कर लो आप। संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया? जीन प्याजी ने दिया। आपको इन सभी के क्वेश्चन अवश्य देखने मिलेंगे और हमारे जो इस क्लास के बाद में एमसीक्यू की जो क्लास आएगी वो भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसके जितने भी ये पूरे नोट्स है उन सभी के जो एमसीक्यू जो आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए अगला कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। तलरूप क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत कुलिन लेविन ने दिया। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर ने दिया। देखिए इसके बाद में देखेंगे हम कि अधिगम और शिक्षण में अंतर क्या था, कि हमने दोनों टॉपिक पढ़े, अधिगम पढ़ा फिर शिक्षण पढ़ा, इन दोनों में अंतर क्या है हमारा, क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए शिक्षण और अधिगम दोनों में देखिए शिक्षण क्या है? ये एक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। क्या आपको इसमें प्रक्रिया करने में परिणाम दोनों देखने को मिलते हैं। देखिए शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, एक फिक्स में होता है, और अधिगम होता है एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है, यानी किसी भी समय कहीं भी सीख सकता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो कोई सा भी स्थान हो, बालक वहाँ सीख सकता है। वो होता है आपका अधिगम। और शिक्षण सिर्फ फिक्स जगह, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक, ये फिक्स जगह सीखा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया। जब भी अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कौन सी? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और शिक्षण ये निश्चित आयु अवस्था तक चलता है। क्या चलता है? आयु तक चलता है। आपका शिक्षण है निश्चित आयु तक चलेगा, पर किंतु अधिगम है वो क्या चलता है? आपका जीवंत पर्यंत चलता है और सतत चलता रहता है। क्या? सतत अथवा निरंतर चलता रहता है। ये भी आपको याद रखना है कि जीवंत पर्यंत और सतत और निरंतर चलता रहता है। शिक्षण इसके फलस्वरूप अधिगम होता है। किसके होता है? शिक्षण के अधिगम। और अधिगम इसके फलस्वरूप शिक्षण हो, ये जरूरी नहीं है कि अधिगम में फिक्स नहीं कि शिक्षण हो, ये जरूरी नहीं है, किंतु बालक अवश्य जरूर सीख जाता है। देखिए तो ये हमारे हो गए। इसके अलावा भी हम कुछ चीजें देखते हैं। देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यवहार, इसमें हमने एक बात की कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में। तो आपका व्यवहार जो शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया था सर जी? तो व्यवहार शब्द दिया था आपका, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। व्यवहार शब्द किसने दिया था सर जी? दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। कौन सा व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लिया कि व्यवहारवाद किसका? व्यवहारवाद का जनक। व्यवहारवाद का जनक तो वो कौन है सर जी? वाटसन है। कौन सा है? वाटसन है सर जी। क्या है? वाटसन है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक बार हम पूरी चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ से पढ़ा हमने यहाँ देख लिया था कि सामान्य सीखना होता है और सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद रखे तो रख लेना। देखिए इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ ये हमने देखा कि कितने प्रकार? 3 संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम। इसमें क्रिया करके भावात्मक में भाव से और तथ्यों की जानकारी लेकर हम सीख सकते हैं। आगे देखा हमने कि ये विशेषताएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सीखना एक अधिगम है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम आत्तों का निर्माण करता है। अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए कि अधिगम सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कार्य और उत्पादन है। प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने नवीन ज्ञान है। अधिगम अनुकूल है। अन अधिगम भी अधिगम है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए आगे आपको ये वक्र याद रखने और अधिगम के पठार के कारण ये भी आप याद रखें तो याद रख सकते हैं। अधिगम वक्र आपको दोनों याद रखने। इनके कितने प्रकार है, कौन से वक्र में क्या होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विषय, परिवार, वातावरण, जन्म क्रमांक, भौगोलिक स्थितियां और लिंग के आधार पर भी किया जा सकता है। और लिंग से अधिकतम हार्मोन किस पे? हार्मोन और क्षमताओं से प्रभावित होता है। देखिए अधिगम स्थानांतरण हमने देख लिया था कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि दूसरी स्थिति में काम आता है तो क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण होता है। इसके हमने प्रकार देखे कि धनात्मक, सकारात्मक और ऋणात्मक और नकारात्मक। और इसके अलावा शून्य अधिगम जिसमें हम पहले परिस्थिति में ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम नहीं आता है।
अधिगम के प्रकार हमने देखे कि सबसे अधिगम कौन सा आपका समस्या समाधान है और निम्नतम आपका संकेत अधिगम है। और ये किसने बताया था? रॉबर्ट गेने ने बताया था अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। 3 प्रकार से बताया गया था। और अभिप्रेरणा हमने बताई थी कि आवश्यकता आप किसी को कार्य करते हैं, चालक जो आपको कार्य करना ही पड़ता है, और इसमें क्या होता है चालक शांत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। मोटिवेशन को हम एक बार दूसरी क्लास में भी देखेंगे, ये नहीं कि इसी क्लास में देखेंगे, इसका फुल डिटेल से एक और क्लास आएगी। देखिए अधिगम की अक्षमता है आपको इनको याद रखने की, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, अलेक्सिया मानसिक और डिसकैलकुलेसिया गणितीय विकार से, डिस्मार्फिया भ्रम संदेह से संबंधित, अफेजिया आपकी संप्रेषण संबंधी। ये नियम आपको याद रखने की। अनुकूलित अनुक्रिया का अधिगम किसने दिया था? पावलोव ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम थॉर्नडाइक ने दिया। क्रिया प्रसूता ऑपरेशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर किसने दी? पुनर्वनन का सिद्धांत सीएल हॉल ने दिया। इसके अलावा देखते हैं गेस्टाल्टवाद का जनक कौन था? गेस्टाल्टवाद का जनक था मैक्स वर्दिमर। प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये याद रखना है आपको। प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने। और संज्ञानात्मक विकास ये भी आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये याद रखना है आपको। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको कि शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। तो फिर नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व होता है, नेतृत्व को बोलते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं? लीडरशिप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेतृत्व को लीडरशिप बोलते हैं। यानी ये नेतृत्व लीडरशिप नी धातु से बना है। किसे बना है? नी धातु से बना है। अर्थ होता है ले जाना अथवा प्रभावित करना। आपको अधिकतर क्या याद रखना है कि प्रभावित करना। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना होता है। क्या होता है सर जी? प्रभावित करना होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि वह व्यक्ति जो समूह को मार्गदर्शन करता है और आगे ले जाता है उसे नेता कहते हैं। किसे कहते हैं? नेता। कि वो एक व्यक्ति होता है जो मार्गदर्शन करता है किसी समूह का और उसे आगे ले जाता है, उसे नेता कहते हैं। और नेतृत्व की हम बात करें कि अपने विचारों, किससे? अपने विचारों, कार्यों से अपने समूह के लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है अथवा मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो क्या कहलाता है? आपका नेतृत्व कहलाता है। सर जी क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए हमारा अगला है कि अर्थात अपने कार्यों या व्यवहारों से दूसरे लोगों को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। ये हो गया कि अपने मार्गदर्शन के अनुसार क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, निर्देशित करता है अथवा क्या करता है? प्रभावित करता है। वही क्या कहलाता है? आपका नेतृत्व कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? नेतृत्व कहलाता है। देखिए नोट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कहीं पर शक्ति प्रधान को भी नेतृत्व दिया जाता है। जिसे जंगल में शेर होता है ना, तो उसे नेतृत्व दिया जाता है। किसका? जंगल का नेतृत्व। कि जंगल में सबसे जो ताकतवर होता है उसके लिए शक्ति प्रदान के लिए जाता है, तो वो कौन है? शेर है आपका। देखिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कि विद्यालय का नेता कौन होता है? सर जी प्रधानाध्यापक होता है अथवा लिख लीजिए प्रधानाचार्य। क्या होता है? प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, ये दोनों क्या होते हैं? आपके विद्यालय का नेता होता है। कक्षा का नेता कौन होता है? सर जी अध्यापक होता है अथवा आपका शिक्षक होता है। कौन होता है? सर जी शिक्षक होता है। हालांकि अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होता है? सर जी मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है 100%। यहाँ से पिछली बार भी 2025 में भी क्वेश्चन आया था और 2024 में भी 100% है कि क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी आपके लिए कि नोट लगाकर कि शिक्षक उसी छात्र बालक को या छात्र को मॉनिटर बनाता है जो होशियार, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हो। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मॉनिटर किसे बनाया जाता है? कि जो होशियार हो, बुद्धिमान हो और प्रतिभाशाली हो। देखिए अगला है कि नेता समूह का प्रतिनिधि और मार्गदर्शक होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। हम इनको उनकी विशेषताओं में भी पढ़ेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है, उनके पक्ष क्या हैं, उनके नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेतृत्व की विशेषता है। क्या देख रहे हैं? नेतृत्व की विशेषता है पहला कि सार्वभौमिक। जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ वहाँ नेतृत्व भी होगा। फिक्स है कि जहाँ समाज होता है वहाँ नेतृत्व जरूर होता है और समाज में एक नेतृत्व करने वाला आपको जरूर देखिए। जैसे आपकी समाज होगी उसमें किसको मुखिया बना रखो, क्या बना रखोगा? मुखिया। वो मुखिया क्या होता है? आपके समाज का नेतृत्व करता है। या आप यदि पंचायत स्तर पर देखेंगे, अपनी पंचायत में देखेंगे तो वहाँ पे क्या आप सरपंच नियुक्त करते हैं? क्या करते हैं? सरपंच बनाया जाता है। वो भी क्या करता है? आपकी पंचायत का नेतृत्व करता है। ये सभी चीज़ें क्या है? नेतृत्व से संबंधित होती है। देखिए दूसरा है कि प्रभावित करने की प्रक्रिया। प्रत्येक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का पूर्ण अथवा आंशिक प्रभाव होता है। थोड़ा ना थोड़ा तो प्रभाव जरूर होता है और हम उसे क्या करते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं सर जी? आदर्श मानकर चलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कोई भी छोटे बच्चे हैं वो अपने शिक्षक को क्या करते हैं? शिक्षक को आदर्श मानकर चलते हैं और शिक्षक भी किसी न किसी को अपना आदर्श मान के जरूर चलता है, चाहे वो आपके प्रधानाचार्य हो या कोई अन्य हो, उनको अपना आदर्श मान के चलता है। तो सभी नेतृत्व जरूर करते हैं।
देखिए, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, नेतृत्व एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है तथा जिसमें नेता व अनुयायी आपस में मिलकर प्राप्त करते हैं। यानी उसमें सिर्फ क्या करता है, लक्ष्य प्रक्रिया जिसमें नेता ही नहीं होता, उसके अनुयायी भी होते हैं, यानी जो समूह में शामिल होते हैं ना, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, लक्ष्य की प्रक्रिया को हासिल करते हैं। देखिए, उपलब्धि प्रेरणा का भाव, उपलब्धि प्रेरणा का भाव होता है सामाजिक प्रक्रिया होती है। नेतृत्व एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी बहुत स्टार लगा लो कि नेतृत्व एक कैसी प्रक्रिया है, नेतृत्व कैसी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेता के गुण क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन जरूर आते हैं और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए उनमें 100% क्वेश्चन आए। देखिए, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, साहसी, परिश्रमी, सामाजिकता, उच्च आदर्श, विनयशीलता, निष्पक्ष, समायोजन क्षमता, सजगता, जागरूकता, संवेदनशीलता आदि, ऐसे कहते हैं नेता के गुण होते हैं। आगे देखते हैं। आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए उनका, एक नेता का आदर्श चरित्र होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रसन्नचित्तता होनी चाहिए, वाक कुशलता यानी बोलने की कुशलता होनी चाहिए, अपने जो विचार होते हैं उनको वह कैसे अभिव्यक्त करता है, क्या करता है, विचारों को अभिव्यक्त कैसे करता है, ये भी उसके पास कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाला होना चाहिए, कहाँ की, दूर की सोचने वाला होना चाहिए। सकारात्मकता, सकारात्मक सोच रखने वाला अभिवर्ती, आशावादी होना चाहिए। दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व की भावना, कृषि उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। आगे देखते हैं। समस्या समाधान की शक्ति व समूह हितैषी, वो समस्या समाधान की शक्ति व समूह की हितैषी यानी समूह के बारे में सोचता हो, किसके बारे में, समूह के बारे में सोचता हो, ये भी किसकी, एक नेता की गुण है। देखिए, प्रबंधन का ज्ञान, किसका ज्ञान सर जी, प्रबंधन क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। पूर्णतः प्रशिक्षित व्यक्ति यानी शिक्षित होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर जी, शिक्षित होना चाहिए। मेन बात क्या है, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए एक नेता को। अध्ययनशील व एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, किसको होना चाहिए, नेता को अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। भाषा ज्ञान अभिव्यक्ति विषय पर पूर्ण अधिकार, भी मैंने बताया कि भाषा की अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, तो ऐसा नेता होना चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। देखिए, एक नेता के रूप में शिक्षक क्या होता है, एक नेता के रूप में शिक्षक पक्ष कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। कितने पक्ष है सर जी, 3 पक्ष है, किसके, शिक्षक के पक्ष है। देखिए, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक, समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक जनतांत्रिक में क्या होता है कि समूह के सभी सदस्य अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। इसके 3 प्रकार अलग होते हैं, जैसे निरंकुशवादी होता है, क्या होता है, निरंकुशवादी होता है और हस्तक्षेपवादी होता है। ये इसी के प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं सर जी, 3 प्रकार माने जाते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है आपका सर जी, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है लोकतांत्रिक। कौन सा है, लोकतांत्रिक, या क्या बोल दीजिए आप। इसके अलावा प्रजातांत्रिक, ये भी किसके, प्रजातांत्रिक, ये सब इसी के प्रकार है। यदि और प्रभावी नेतृत्व, क्या प्रभावी नेतृत्व भी किसे माना जाता है आपका, प्रभावी नेतृत्व माना जाता है लोकतांत्रिक या तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व को ही प्रभावी नेतृत्व माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार इसी का माना जाता है। दूसरा हमारा कि निरंकुश, कौन सा है सर जी, निरंकुश नेतृत्व, समूह का नेता सदस्यों को अपनी बात मनवाता है, यानी क्या करता है, वो दमनकारी नीति अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है सर जी, दमनकारी नीति। कौन सी दमनकारी नीति अपनाता है, तो कौन हो गया आपका, निरंकुश नेतृत्व हो जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा किंग जोंग का नाम सुना होगा, किंग जोंग, जो जिसका वो क्या करता है, अपना निरंकुश नेतृत्व करता है। ये नहीं लोकतांत्रिक होगी, वो शक्तियों का बंटवारा नहीं करेगा, उसने दमनकारी नीति अपने अनुसार ही पूरा शासन चलाता है। तीसरा है कि स्वतंत्र शैली क्या है, बालकों को लिखने हेतु स्वतंत्र बनाना, शिक्षक हस्तक्षेप नहीं करता है स्वतंत्र शैली में। तो अगली है नौकरशाही शैली क्या होती है, नौकरी, रूल फॉलो, उसमें क्या करते हैं, हमें नियमों की पालना करनी पड़ती है। किसकी, नियमों की पालना करनी पड़ती है। किताबी नियम होते हैं जिनकी पालना करनी पड़ती है, या फिर आप मान लीजिए कि उनके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी पालना जरूर करनी होती है। अगला कि व्यक्ति संबंधी नेतृत्व, क्या होता है, व्यक्ति संबंधी नेतृत्व का व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना। क्या, व्यक्ति संबंधी नेतृत्व किससे होता है कि खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लेना। करिश्माई नेतृत्व, चारित्रिक गुणों पर आधारित नेतृत्व है, उसे करिश्माई नेतृत्व कहते हैं। इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको एक तो इनके गुण, किस पे, गुण, नेतृत्व की गुण, नेतृत्व की विशेषता है और नेतृत्व के प्रकार, इन 3 चीज़ों पे फोकस सर्वाधिक करना है। बाकी ये इतने और काम के नहीं है। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व, अभिप्रेरणा पर आधारित होते हैं। हृदयगामी नेतृत्व, नेता का समूह के सदस्यों में हृदय का राज करना,
सदस्यों के हृदय में राज करना नेता के समूह यानी हृदयग्राही नेतृत्व होता है। अगले की संस्थागत नेतृत्व क्या होता है? संस्थागत नेतृत्व संस्था के सदस्यों द्वारा अपना नेता चुनना क्या होता है? संस्थागत नेतृत्व होता है। विशेषज्ञों का नेतृत्व वरिष्ठतम सदस्यों द्वारा किया गया नेतृत्व क्या कहलाता है? आपका विशेषज्ञों का नेतृत्व कहलाता है, यानी जो उसी चीज में क्या हो, वरिष्ठ हो या वरिष्ठ आपके सदस्य हो, उनके द्वारा क्या करता है? नेतृत्व किया जाता है। देखिए इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें यानी देखिए उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है। किसकी? नेता की विशेषता है। नेता की विशेषता है, आप सभी को नोट करना है, मैं एक एक को बताऊंगा कि नेता की विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए पहले लिखेंगे कि नेता कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक गुण वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक गुण वाला होना चाहिए। दूसरा संप्रेषण। क्या होना चाहिए? संप्रेषण कौशल अच्छा हो उसका। कैसा होना चाहिए? संप्रेषण कौशल अच्छा हो। तीसरा है उसका समूहों को संतुष्ट करे, यानी अपने समूह को संतुष्ट करे। चौथा लिखे समय का पाबंदी हो, यानी समय पे पाबंद हो, समय के अनुसार कार्य करे। ये तीनों आप इनको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुण वाला हो, संप्रेषण कौशल अच्छा हो, समूह के संतुष्ट करने वाला हो, समय का पाबंदी हो। बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं पांचवा कि सतत अथवा क्या हो? प्रयत्नशील हो। प्रयत्नशील हो। क्या होना चाहिए? सतत एवं प्रयत्नशील हो। अगला लिखेंगे छठवां, उसमें क्या होनी चाहिए? सामाजिक गुण होने चाहिए। क्या होने सर जी? सामाजिक गुण भी होने चाहिए। सातवां लिखेंगे सकारात्मक होना चाहिए, प्लस प्रभावी होना चाहिए। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए सर जी? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ये भी होना चाहिए। क्या होगी? सतत एवं प्रयत्नशील हो, सामाजिक गुण हो, सकारात्मक एवं प्रभावी हो, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन वाला हो। क्या? परिवर्तन लिख लीजिए। कैसा हो? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन वाला हो। लास्ट है और इसका 90 नंबर का कि सबका हित, किसका? सबका हित सोचने वाला हो। सबका हित सोचने वाला हो। ये किससे संबंधित है? आपके जो नेता की क्या हुई? नेता की विशेषता हो गई है। किसकी हो गई? नेता की विशेषता हो गई। अब देखिए नेता के पक्ष देख लेते हैं हम। किसके? नेता के पक्ष कौन कौन से हैं? नेता के कितने पक्ष है सर जी? 4। पहला लिखेंगे गत्यात्मक, दूसरा लिखेंगे मनोवैज्ञानिक, तीसरा लिखेंगे सामाजिक और चौथा लिखेंगे शारीरिक। इन तीनों का मिलान क्या होता है? आपका गत्यात्मक होता है। तो क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक, फिर हो गया आपका गत्यात्मक। तो क्या होते हैं? नेता के पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? विशेषता याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके नेता के गुण। क्या याद रखने? नेता के गुण याद रखने। कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, सहनशीलता, संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, परिश्रमी, उच्च आदर्श, संवेदन क्षमता, सजगता, जागरूकता, ये सभी याद रखने। और ये आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व, वाक कुशलता, दूरदर्शिता, सकारात्मकता, अभिवर्ती, आशावादी दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व की भावना आदि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इससे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। कक्षा कक्ष का नेता अध्यापक होता है। और अध्यापक की अनुपस्थिति में कौन होता है? सर जी मॉनिटर होता है। ये तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगा लेनी, क्योंकि 100% क्वेश्चन जरूर आएगा तो इन तीनों चीज़ों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नेतृत्व का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना सही, इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे। सृजनात्मकता कैसे है जी? सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य होता है कुछ नया करना, यानी कुछ नया करना ही क्या है? आपका सृजनात्मकता है, यानी कुछ आविष्कार करना, अन्वेषण करना, इसे भी क्या है? सृजनात्मकता है। सामान्य कुछ नया करना जो उपयोगी हो। क्या हो? उपयोगी हो, वही क्या है? आपका सृजनात्मकता है। कोई नवीन एवं मौलिक वस्तु बनाना या कार्य करना जो उपयोगी हो, सृजनशीलता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है?
कोई एक नवीन कार्य हो आपका, मौलिक वस्तु बनाना यानी किसी चीजों से कुछ वस्तु बनाना, कार्य करना, या फिर वो वस्तु क्या हो आपके उपयोगी हो, क्या कहलाता है आपका सृजनशीलता कहलाती है। देखिए सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता में कौन कौन सी मौलिकता व नवीनता है। क्या है मौलिकता और नवीनता, इन दोनों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके। इसमें वस्तु मूर्त व अमूर्त व ज्ञान वास्तुता अशाब्दिक हो सकता है। क्या हो सकता है, मूर्त से अमूर्त हो सकता है, ज्ञान शाब्दिक अथवा अशाब्दिक दोनों तरीके से हो सकता है। देखिए इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम। देखिए सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। इस चीज को तो अंडरलाइन कर लो या फिर नोट कर लो। बीएसटीसी 2026 में क्वेश्चन 100% आएगा। क्या आएगा, 100% आएगा कि सृजनशील बालक में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। तो कौन सा चिंतन पाया जाता है सर जी, अपसारी चिंतन पाया जाता है। देखिए अभी देखेंगे चिंतन कितने प्रकार का होता है। क्या देखेंगे हम, चिंतन कितने प्रकार का होता है सर जी। चिंतन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला कौन सा है सर जी, अपसारी होता है। दूसरा कौन है, अभिसारी है। अपसारी क्या होता है, खुला, सोच सीमित नहीं है। इसमें सीमित सोच होती है ना, वो सीमित नहीं रहती है। और अभी आपका अभिसारी होता है ना, ये बंद एवं कूप मुंडुक होता है, जिसमें सोच क्या होती है, हमारी सोच सीमित रहती है। कोई बच्चा उसकी सोच सीमित रहती है कि हाँ ये यहाँ तक कार्य कर सकता है। किंतु अपसारी चिंतन में आपकी सोच सीमित नहीं रहती, बच्चा उसके आगे भी सोचने का प्रयत्न करता है। बढ़ते हैं किसी साथ, पर आपको चीजें याद रखनी है कि सृजनशील बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में मत करना कि सर ने बताया नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला कि बालकों में सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। ये चीज भी याद रखनी, कब से शुरुआत होती है, बाल्यावस्था से। अर्थात वह तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। किसका होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी जानने की इच्छा करता है हर चीज को, और तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, ये भी आपको इंपोर्टेंट लगा लेनी है। परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। यानी इस लाइन का अर्थ ये है कि सभी सृजनशील जो बालक होते हैं ना, वो प्रतिभाशाली होते हैं, किंतु जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो सभी सृजनशील नहीं होते, जरूरी नहीं है। ये नहीं कि जो सभी इंटेलिजेंट, आप ऐसे मान लीजिए आपकी क्लास में ना सभी बच्चे हैं, क्या सभी बच्चे हैं, अब पढ़ने वाले सभी है, उनमें से ये नहीं कि सभी प्रतिभाशाली हो, किसी न किसी में तो कमजोरी जरूर होगी। ये लाइन ये बताती है कि सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली जरूर होते हैं, किंतु हर प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं होता। सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये भी आपको याद रखनी। कितनी होती है सर जी, 130 से 139 होती है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर 125 से 140 भी आए तो आपको ये सही करना है, या फिर इनके मध्य में कोई भी आए तो आपको उसी को सही करना है। बढ़ते हैं कि देखिए इसका एक उदाहरण भी है कि एक बालक प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है। हमने पहले बताया कि कुछ नई चीज बनाना, क्या नवीन वस्तु का निर्माण करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, किंतु कैसी होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। उपयोगी वस्तु बनाता है, यह गुण उस बालक की सृजनात्मकता को दर्शाता है। उसी परिभाषा पर आधारित है कि आप नवीन वस्तु बनाएंगे, वो कैसी होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। जैसे एक बालक, ये अधिक बार रिपीट हो चुका है ये उदाहरण ये आता है हर बार कि एक बालक प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली से बनाता है, तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है। उनमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपके लिए, उनमें से आपको सृजनात्मकता देखना है, और या फिर सृजनशील भी आ जाता है, वहाँ सृजनशील आ जाता है, आपको सृजनशील देख के भी उसको लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किंतु सृजनात्मकता और सृजनशील दोनों को याद रखना है, और ये उदाहरण ही 100% आने के चांस रहते हैं आपके। बढ़ते हैं कि देखिए सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। क्या है सृजनात्मकता, प्रक्रिया और परिणाम, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, और लास्ट में एक कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलता है। अगला की सृजनात्मकता प्राकृतिक है, परंतु सृजनात्मकता सभी बालकों में नहीं होती, ये भी है। ये क्यों आपके जैसे कथन में आ सकता है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, इसमें आपके डाल सकता है कि सृजनात्मकता सभी बालकों में होती है, नहीं, सभी बालकों में सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। अर्थात जिस बालक को पोषण मिलता है उसी में सृजनशील बन जाता है, यानी जिस बालक को पोषण अधिक मिलता है या फिर पोषण सर्वाधिक मिलता है, वो क्या होता है, सृजनशील बन जाता है। यानी उसकी सोचने की क्षमता, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, सभी चीजों में क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो वो सृजनशील बालक होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए सृजनशील बालक की विशेषताएं क्या क्या है। सृजनशील बालक में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ईमानदारी, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य, साहस, इन चीजों को याद करना है। 100% क्वेश्चन आएगा, वो भी आपके कथन में आएगा। किसमें आएगा सर जी, कथन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कथन में पूछा जाएगा कि बालक की विशेषताएं नहीं, कौन से बालक की, सृजनशील बालक की, ईमानदारी, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य। आपको याद रखनी आत्मविश्वास,
दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और परिपक्वता, ये चीजें, और एक धैर्य साहस, ये 5 चीजें याद रखनी कि अधिकतर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, कार्यों विचारों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, एकांतृतीय, यानी उनकी कार्य और विचार में क्या होती है, स्वतंत्रता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कार्य में स्वतंत्रता पाई जाती है। कौन से बालकों में? सृजनशील बालकों में। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो होते हैं ना अंतर्मुखी होते हैं और जोखिम उठाना पसंद किया करते हैं। क्या करते हैं? जोखिम उठाना पसंद करते हैं अधिक सृजनशील बालक। देखिए, सृजनशीलता का विकास के उपाय क्या क्या है? सृजनशीलता का विकास कैसे कर सकते हैं और एक सृजनशील बालक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, स्वतंत्र, भय रहित व सहायक वातावरण होना चाहिए। शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना, कठोर अनुशासन में ही नहीं रखना चाहिए। बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए। समूह चर्चा, खेल संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। एक शिक्षक के बात ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। देखिए, क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र, भय रहित, सहायक वातावरण बनाएंगे। शिक्षक द्वारा मुक्त हो उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए बालकों से। कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए। बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए। समूह चर्चा, खेल संबंधी, पाठ्यक्रम के संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। सभी क्या है? एक शिक्षक को करना चाहिए। बढ़ते आगे। देखिए, अगला है कि तार्किक चिंतन के कार्य, विज्ञान मेले, प्रोजेक्ट कार्य आदि का आयोजन करना चाहिए। इससे क्या करेंगे? बच्चे क्या समूह में कार्य करेंगे तो उनमें क्या होगा? चिंतन की भावना और सामूहिक की भावना क्या होती है? सामूहिक की भावना पैदा होती है। ये चीजें वहाँ लागू होती है। तो अधिकतर बालकों को क्या है? समूह में कार्य करवाना सही रहता है, जिससे बालकों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सृजनशील की विशेषताएं कौन कौन सी है? सृजनात्मकता की विशेषताएं नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण, ये सभी क्या है? 4 विशेषताएं। क्या है? 4 विशेषताएं जो सृजनशील बालक में पाई जाती है, सृजनात्मकता की विशेषता है। देखिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। सही क्या रहेगा? व्यवसायिक अभिवृत्ति रहेगा आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्यवसायिक अभिवृत्ति। व्यवसायिक अभिवृत्ति क्या है? देखिए, व्यवसायिक अभिवृत्ति, इसका सामान्य अर्थ होता है व्यवसाय से संबंधित सोच क्या होनी चाहिए, व्यवसाय से संबंधित हमारी क्या सोच है, ये उससे संबंधित होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके अंदर बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, पहला पढ़ेंगे शिक्षण कार्य में एक प्रकार का व्यवसाय अर्थात पैसा है। यानी शिक्षण कार्य भी क्या एक प्रकार का व्यवसाय है। क्या एक प्रकार का व्यवसाय? पैसा वो एक ही चीज है। अर्थात किसी व्यक्ति की अपने व्यवसाय में निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और समर्पण को व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। यानी आप किसी कार्य को करते हैं, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। सर जी क्या कर रहे हैं? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। हाँ, हम कितनी मेहनत करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये चीज किस पे डिपेंड करती है? सर जी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपका उत्तरदायित्व कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपकी निष्ठा कैसी, इससे क्या होगा? आपका व्यवसायिक अभिवृत्ति होगी। ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय की सफलता रुचि पर निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है? शिक्षण व्यवसाय की अभिवृत्ति किस में निर्भर करती है? यानी सफलता किस में निर्भर करती है? आपकी रुचि पर निर्भर करती है। यदि आप मान लीजिए आप बीएसटीसी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। सर जी क्या कर रहे हैं? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपकी उसमें पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर है? हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी रुचि रखनी पड़ेगी, अपनी रुचि पर कार्य करना पड़ेगा। यानी आप जिस बारे में आप बीएसटीसी की तैयारी करें तो उसके प्रति आपको रुचि रखनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, अतः इस व्यवसाय में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनकी शिक्षण कार्य में रुचि हो। आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी रुचि यदि शिक्षण कार्य में नहीं है तो आप शिक्षण कार्य को छोड़ दीजिए, आप उसके लिए नहीं है। यानी उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनकी शिक्षण कार्य में रुचि हो। ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है और वो बीएसटीसी करे, नहीं। यदि आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीएसटीसी अथवा बेड करनी पड़ेगी। फिक्स है तो क्या करनी पड़ेगी? बीएसटी तो बेड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, वो क्या है? आपकी व्यवसायिक अभिवृत्ति। क्या है? व्यवसायिक अभिवृत्ति है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक शिक्षक को एक छात्र हित, विद्यालय हित व राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक शिक्षक को अपने छात्र हित, विद्यालय के हित में और अपने राष्ट्र के हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपना 100% देना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी पढ़ाई में 100% दें, उसी प्रकार अपने राष्ट्र में भी आप 100% देने की
कोशिश करें। देखिए, एक शिक्षक को छात्रों, विद्यालयों, अभिभावकों, समाज एवं उच्च अधिकारियों, सरकार एवं राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, यानी उनके प्रति कार्य करना चाहिए। ऐसे भी आपके उत्तरदायित्व अभिव्यक्ति के अंदर आते हैं। देखिए, कुछ शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को धन उपार्जन का साधन मानते हैं, यानी कुछ शिक्षक होते हैं तो धन उपार्जन मानते हैं, धन कमाने का, क्या धन कमाने का साधन मानते हैं या फिर अपना साधन मानते हैं, तो वह नहीं होना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों के प्रति क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। देखिए, उनसे क्या है, उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। क्या होती है, शिक्षक की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगली बात है कि शिक्षण व्यवसाय एक आचार संहिता है जिसमें अध्यापक को सरकारी नियमावली, समाज के मूल्यों व आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। एक है कि शिक्षक को अपना क्या देना चाहिए, 100% देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए बालकों के सामने, समाज के सामने। क्योंकि क्या करता है शिक्षक की एक जो क्या करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करवा सकता है। क्या कर सकता है, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है और युवाओं को तैयार कर सकता है। देखिए, आगे देखते हैं। अगला है कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति की रक्षा करे तथा उसका स्थानांतरण करे। यानी क्या करें, मूल्य, आदर्शों, संस्कृति की रक्षा करनी शिक्षक का एक उत्तरदायित्व है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षक के क्या क्या कार्य हैं, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि शिक्षक क्या क्या कार्य हैं। शिक्षक का कार्य शिक्षण कार्य और मार्गदर्शक होता है। अतः शिक्षक की शिक्षण में रुचि हो, यानी शिक्षक की शिक्षण के प्रति रुचि होनी चाहिए, उसका शिक्षण कार्य कैसा है और मार्गदर्शक हो कि क्या एक शिक्षक का कार्य है। शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए। ये सभी आप व्यावसायिक अभिवृद्धि की जितनी भी विशेषताएं शिक्षक कार्य के लिए, उन सभी को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और जिसे हम पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे अब आने वाली क्लासों में, 2025 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, तो उस क्लास को भी देखना आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। कैसी प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। शिक्षक का आकांक्षा स्तर कैसा होना चाहिए सर जी, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। शिक्षक मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व। क्या होना चाहिए सर जी, मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। किसमें, प्रशिक्षण और कार्यशाला में उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को भाग लेना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि शिक्षक को अपने अन्य शिक्षक के प्रति कैसा संबंध रखना चाहिए, तो सहयोग के रूप में। किसके रूप में, सहयोग के रूप में। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। देखिए, अगला एक और कि वरिष्ठ छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार, यानी क्या करना चाहिए, जो आप मान लीजिए जो बड़ी क्लासें हैं, जैसे 12th मान लीजिए, 10th वाले मान लीजिए, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, यानी मित्र के जैसा एक व्यवहार करना चाहिए। क्या करते हैं, बालक आसानी से समझ पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए सर जी, निष्पक्ष व्यवहार का होना चाहिए। शिक्षक व शिक्षिका में भेदभाव नहीं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। अच्छा संप्रेषण और वाक कुशलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होनी चाहिए, वाक कुशलता, यानी आप अपने विचार है ना, विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी बच्चों को आप कैसे किसी चीज को समझा सकते हैं, ये आपकी वाक कुशलता पर निर्भर करता है। ये नहीं कि आप किसी चीज को समझा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी डिपेंड करता है। तो आपका संप्रेषण कौशल कैसा है और आपकी वाक कुशलता कैसी है, ये भी आपके ऊपर निर्भर करती है। अगली बात है कि आपका विषय ज्ञान कैसा है। विषय ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आपका विषय ज्ञान कमजोर है या फिर थोड़ा अच्छा है, आप ये मान लीजिए बहुत ही बेहतर है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। यदि आपका विषय ज्ञान अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाएंगे। और यदि आपका विषय ज्ञान अच्छा है तो आप बच्चों को अच्छी जानकारी दे पाएंगे। देखिए, पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाना, ये भी कैसे एक शिक्षक का कार्य होता है। विषय वस्तु की उपयोगिता बताना और दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। एक तो सरल तरीके से समझाना और दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बालकों को अपनी बात ध्यान में रखने का अवसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी बालकों को अपनी बात का अवसर रखने का हमें मौका देना चाहिए। शिक्षण कुशलता क्या होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता होनी चाहिए। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कौन सा, व्यावसायिक अभिवृद्धि वाला, यानी एक छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन क्या है ये हमसे पूछते हैं। देखिए,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का तात्पर्य होता है लगातार अर्थात निरंतर चलने वाला, यानी जो लगातार चलता रहता है, यानी सतत चलता रहता है। व्यापक का मतलब होता है बालक के व्यवहार के सभी पक्ष को शामिल करना। क्या करना, व्यापक का मतलब क्या होता है कि बालक के जितने भी पक्ष हैं उन सभी को शामिल करना क्या होता है, व्यापक होता है। और सतत का अर्थ होता है निरंतर चलते रहना, यानी कोई भी आप सीखते हैं तो उसे निरंतर सीखते हैं। जैसे अधिगम का कहा था हमने कि सीखने का एक निरंतर प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया यानी उसे हम लगातार सीखते हैं। क्या करते हैं, लगातार सीखते हैं। तो आप अधिगम कला से नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने आधी चीज़ें उनमें भी डिस्कस की थी। देखिए इनके बाद में देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन किस शब्द से बना है, मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से बना मिलकर बना है। मूल्यधन अंकन, मूल्य अंकित करना क्या होता है, मूल्य अंकित करना होता है। अर्थात वास्तविक अर्थ है निर्णय लेना, यानी किसी चीज़ का हम निर्णय लेते हैं तो क्या होता है मूल्यांकन। जैसे अभी आपके पेपर होंगे, क्या होंगे सर जी, पेपर होंगे। पेपर के बाद जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होता है आपका सर जी, मूल्यांकन होता है हमारा। क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो क्या है, मूल्यांकन होता है। यदि आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, सीखने के बाद में उसका कोई क्या आता है, परिणाम आता है सर जी। क्या आता है, परिणाम आता है। वो परिणाम में आपको क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन शब्द किससे बना है, मूल्यधन अंकन से बना है। उसका वास्तविक होता है निर्णय लेना। देखिए मूल्यांकन, अभी हमारे मूल्यांकन आते हैं तो निर्णय लेते हैं, चाहे वो शिक्षक ले, चाहे किसी बोर्ड के द्वारा लिया जाए, चाहे अपने माता पिता के द्वारा लिया जाए, वो क्या होगा, आपका मूल्यांकन ही किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं। एक बालक में मूल्य वे गुण होते हैं जो बालक परिवार व समाज व विद्यालय द्वारा सीखता है। किसके द्वारा, परिवार, समाज, विद्यालय, वातावरण से सीखता है। यानी बालक के मूल्य के गुण कौन कहाँ से प्राप्त होते हैं, परिवार से होते हैं, समाज से होते हैं, विद्यालय एवं वातावरण से होते हैं। बालक वहीं से सीखता है अधिकतर। देखिए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए अनुभव व प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखना एक सतत प्रक्रिया है, यानी किसी अनुभव के द्वारा सीखे या प्रशिक्षण जो तुमसे प्रशिक्षण करवाए सीखे, यानी खुद करके सीखना। क्या होता है, करके सीखे के माध्यम से सीखना एक सतत प्रक्रिया, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है। क्या करते हैं, जीवन पर्यंत चलती है, यानी जिंदगी भर चलती रहती है। उसी प्रकार मूल्यांकन भी सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन भी चलता रहता है, इसका परिणाम मिलता रहता है। देखिए अतः मूल्यांकन क्या एक शैक्षिक प्रक्रिया, क्या है सर जी, शैक्षिक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन में बालक के सभी पक्ष शामिल होते हैं। क्या होते हैं, बालक के जैसे शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक सारी चीजें क्या होती है, शामिल होती है। यानी सभी पक्ष शामिल होते हैं जब भी क्या होता है, उसको मूल्यांकन किया जाता है। आपने अपने छोटी क्लास में देखा होगा, जैसे आपके पेपर होते थे। क्या होते थे सर जी, पेपर होते थे। इसके बाद में आपको मौखिक परीक्षा की जाती थी। क्या, मौखिक परीक्षा की जाती थी। उसके बाद स्वास्थ्यम, क्या होते थे, स्वास्थ्यम शारीरिक शिक्षा के पेपर होते थे। बहुत सारे पेपर होते थे, कंप्यूटर के पेपर होते थे। ये सभी क्या होते हैं, सभी पक्ष शिक्षक भी चेक करते हैं कि इनके कौन से पक्ष मजबूत है और कौन से पक्ष क्या है, सरल है। वो सभी चीज़ें टीचर चेक कराया करते थे हमें बचपन में। देखिए इसके इसे व्यापक और समग्र कहा जाता है। मूल्यांकन की व्यापकता शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों को दर्शाती है। किनको दर्शाती है, शैक्षणिक व शैक्षणिक तरीकों गतिविधियों को दर्शाती है। देखिए मूल्यांकन का प्रावधान, मूल्यांकन का प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल्यांकन का प्रावधान की शिक्षा नीति के द्वारा लाया गया था या लागू किया गया था, तो किसके द्वारा, 1986। मूल्यांकन सतत लागू, मूल्यांकन लागू कब किया गया था, 2009 में सीबीएसई की कक्षा 9वीं में। कब से किया गया था, कक्षा 9वीं तक किया गया था। एनसीएफ 2005 में लागू हो गया था, परंतु कौन सी कक्षा में लागू होगा ये 2009 में तय किया गया था। कब किया गया था, 2009 में। तो आपसे मुझे पूछे कि मूल्यांकन लागू कब हुआ था सर जी, कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए राजस्थान में कब हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे। राजस्थान में सीसी लागू कब हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट के तहत होता है, यानी 60 विद्यालय में लागू किया गया था। 40 अलवर व 20 जयपुर की जो विद्यालय थे उनमें लागू किया गया था। आपको याद रखना किसके द्वारा किया था, पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा, और लागू 60 विद्यालयों में किया गया था। यानी आपसे पूछे कि संपूर्ण राजस्थान में कब हुआ था, संपूर्ण राजस्थान में कब हुआ था, तो वो हुआ था सर जी 2016-17 को। कब हुआ था, 2016-17 को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। कब हुआ था, 1 से लेकर 8वीं तक हुआ था। सीसी इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या होता है आपका, ये एक बार मैं बता दूं, ये रहा आपका कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको तो स्टार लगा लो आप, 100% ये आएगा कि सीसीई की, ये आएगा सीसीई की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन आएगा 100% कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है। आपको याद नहीं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है।
तो आपको ये स्टार लगा लेना है और अपनी जो नोटबुक आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो उनको ऐड कर लेना, किसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले। देखिए सीसी लागू करने के कारण क्या थे, आखिर सरकार ने इनको कारण लागू क्यों किया, उसके क्या कारण थे। बालक का मानसिक शारीरिक और मन संवेगात्मक विकास करना, यानी सरकार या फिर कोई भी केंद्र भी ये चाहती कि बालक का मानसिक शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास हो, यानी बालक का हर तरीके से हर तरीके से विकास हो, सरकार यही चाहती थी। इसके लिए इनको लागू किया गया। देखिए बालक की समस्या का पता करना और उसका समाधान करना, ये भी किसके तहत, सीसी के तहत ही किया जाए। पढ़ते आगे। बालक का सीखना सरल हो जाए, क्या हो जाए, बालक का सीखना सरल हो जाए, किसके तहत, सीसी के तहत। प्रतिशत प्रणाली को समाप्त कर ग्रेड प्रणाली, जैसे पहले प्रतिशत आते थे कि आपके इतने प्रतिशत बने, आजकल आप देखेंगे 8वीं तक ए ग्रेड आती है, बी सी ऐसे ग्रेड देने लगे। 1 से 5वीं तक में भी ग्रेड आती है, आप A+ ग्रेड में हैं, से A+ ग्रेड थी उनको हटा देगा, पर A ग्रेड है, B ग्रेड है, ये जैसी ग्रेड है आपको छोटी कक्षाओं में देखने मिलेंगी। अधिकतर लागू किसमें होता, पहली से लेकर, जैसे राजस्थान में पहले से लेकर 8वीं तक लागू हुआ, तो उनमें आप रिजल्ट देखेंगे तो जैसे ग्रेड देखने को मिलेगी आपको। जैसे बच्चों के अधिकतर ग्रेड में करते हैं, परसेंटेज से मतलब नहीं रखते। देखिए शिक्षक को बच्चे के हर पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। ये किसका दायित्व है, शिक्षक का दायित्व। ये किसमें कहा गया है, सीसी में, सतत व्यापक मूल्यांकन में कहा गया है कि शिक्षक को बच्चे के हर पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें सक्रिय रहना पड़ेगा। यानी बालक के साथ शिक्षक को भी क्या रहना पड़ेगा, निरंतर रहना पड़ेगा। देखिए बालक के व्यवहार के सभी पक्ष शामिल करने से बालकों में स्वतंत्र चिंतन की भावना विकसित होती है। इसको भी स्टार लगा लो। बालक के व्यवहार के सभी पक्ष शामिल करने से बालक के स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है, यानी बालक खुलकर अपना चिंतन कर सकता है, खुलकर अपनी बात रख सकता है। ये सभी किसमें होता है, यदि बालक का सभी पक्षों का विकास होता है तो वह स्वतंत्र चिंतन कर सकता है। देखिए अगला कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे बालक के अनुकरण की जगह स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास करें। कैसी भावना का विकास करना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास करना चाहिए। एक शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है, किससे की जाती है, शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि एक शिक्षक स्वतंत्र चिंतन का विकास कर सके बालकों में, इससे बालक का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। किसके तहत, शिक्षक के तहत, यानी शिक्षक स्वतंत्र चिंतन करवाएगा तो बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी मूल्यांकन कितने प्रकार होता है, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मूल्यांकन के गुणात्मक मूल्यों, निर्णयात्मक मूल्यों व उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यानी गुणात्मक आपके गुणों के, निर्णयात्मक उद्देश्य के लिए क्या कहते हैं, आपका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए मूल्यांकन के प्रकार, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, यानी FA फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर सोमेटेटिव असेसमेंट। ये क्या हो गया, आपके दो प्रकार है, योगात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए हम दोनों को एक ही को पढ़ेंगे कि एक ही को बारे के देखेंगे किसमें क्या चीज़ें। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि सीखने के मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में बालकों को सीखते समय कोई प्रगति पर गौर किया जाता है। किस पे सीखते हुए, यदि हम कुछ सीखते हैं तो उन पर गौर किया जाता है कि बालक क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। इसमें बालक का ज्ञान सर्जन करता होता है। क्या होता है, बालक सर्जन करते हैं, यानी खुद निर्माण करके सीखता है। जैसे हमने देखा था ना सृजनात्मकता, कि बालक क्या करता है, पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है ना उनसे कुछ चीज़ें बनाता है, तो किससे संबंधित थी, वो ऐसे समझ के निर्माण कर रहा है खुद के मूल्यांकन का, हाँ ऐसे कर, तो उसका क्या कहता है, सर्जन करता खुद होता है। यह निदानात्मक उपचार में रचनात्मक प्रकार का होता है, यानी किसी भी क्या होता है, निदान कर सकता है, किसी का भी निदान, यानी आप कोई समस्या में तो उसका निदान करना भी इसी के संबंधित होता है। 40% अंकों हेतु क्या होता है, 4 बार किया जाता है। क्या बार किया जाता है, निर्माणात्मक 4 बार किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कितनी बार किया जाता है, 4 बार किया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए दूसरा है कि योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा है सर जी, योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन ने क्या क्या व कितना सीखा इस बारे में लिखित व मौखिक का दूसरा आएगा, मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। देखिए योगात्मक में ये होता है कि वो छोटी परीक्षा की बात कितने में ना, जैसे पेपर होता है, पेपर के बाद में आपकी मौखिक परीक्षा वो ली जाती है अभी छोटी क्लासों में, ये सीसी उससे संबंधित है पूरा। क्योंकि देखिए बालक पेपर में क्या करता है, वो लिखित परीक्षा हो जाती है, इसमें करता है मौखिक, और फिर उनसे कार्य करवाया जाता है, वो अलग है, यानी बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है वर्तमान में। तो बाकी पहले का पता नहीं है। जैसे गुरुकुल होते थे ना पहले, उनमें अधिकतर किया जाता था, ये उनमें अधिकतर किया जाता है। गुरुकुल वगैरह में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और वहाँ सिखाई भी बहुत अलग चीज़ें सिखाई जाती थी।
पढ़ते हैं आगे। देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें कितने 60% अंकों के लिए किया जाता है। ये शिवराम पंचांग 2023-24 के अनुसार कक्षा 5 तक 3 ऐसे किए जाएंगे, 3 ऐसे किए जाएंगे। ये एक फॉर्मूला था, वो लागू किया गया था। पढ़ते हैं आगे। देखिए मूल्यांकन के पक्ष किसने बताया सर जी? ये बताया BS ब्लूम ने बताए थे। संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक, इनको हमने पहले भी पढ़ लिया है कि संज्ञानात्मक कौन से होते हैं, भावात्मक कौन से होते हैं, क्रियात्मक कौन से होते हैं। यानी जो संज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा सर जी? संज्ञान के द्वारा या ज्ञान से किए जाए वो कौन से होंगे? संज्ञानात्मक। भाव के माध्यम से, क्या भाव के माध्यम से? भावात्मक। और क्रियात्मक क्या होते हैं? क्रिया करके, क्या हो जाएंगे? क्रिया करके। यदि क्रिया करके कोई चीज़ सीखते हैं तो क्रियात्मक में आ जाएगा, भाव के माध्यम से की तो भावात्मक हो जाएगा, और संज्ञानात्मक जो अपने संज्ञान और ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं तो संज्ञानात्मक में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी है? मूल्यांकन की विशेषताएं वैधता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विविधकारिता। ये देखिए आपको इनमें से याद रखना है, एक तो व्यापकता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आप में अधिकतर इन 3 चीज़ों को देगा, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता होनी चाहिए। पढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाएगी, मूल्यांकन और मापन में अंतर है, तो स्पष्ट करना है आपको। मूल्यांकन और मापन में अंतर, मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है, दोनों में क्या करेंगे हम? अंतर करेंगे सर जी। देखिए शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, क्या है सर जी? मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया अंग है। से मापन क्या है? मूल्यांकन का अंग है। मापन किसका अंग है? मूल्यांकन का अंग है। तो क्या था कि मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, किंतु क्या है? मापन क्या है? मूल्यांकन का अंग है। मापन एक मूल्यांकन का अंग है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, किंतु क्या है? मापन संकुचित अवधारणा है। ये आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि मूल्यांकन के गुणात्मक और संख्यात्मक है, किंतु मापन क्या आपका केवल संख्यात्मक है। मूल्यांकन क्या आपकी सतत प्रक्रिया है और मापन आपका समय विशेष, यानी आपका मूल्यांकन तो सतत निरंतर किया जाता है, पर आपका जो मूल्यांकन तो सतत प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। समय और विशेष प्रक्रिया है। कौन सा? मापन क्या है? एक विशेष प्रक्रिया है। और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। और मापन आपका अपरिवर्तनशील होता है, यानी मापन में कोई भी चेंज नहीं होता है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। और आपका जो मापन होता है वो एक पक्षीय होता है सिर्फ। इसमें आपके बहुपक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक सभी का क्या हो गया? विकास किया जाता है। देखिए आगे कि आकलन क्या होता है? आकलन क्या सीखा और कितना सीखा, ये दोनों क्या है? आपके आकलन है। क्या है? क्या सीखा और कितना सीखा, ये दोनों क्या है? आपके आकलन है। आप सोचते हैं कि आकलन का अर्थ क्या है कि कितना सीखा और क्या सीखा, ये क्या है? आपका आकलन है। ये आपको याद रखनी। बढ़ते हैं आगे। देखिए मूल्यांकन के आधार, देखिए मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकन का आधार क्या? मूल्यांकन पाठ्यक्रम अन्य सूत्रों के बारे में प्रगति का पता लगाता है। क्या करता है? पता लगाता है। कौन लगाता है? मूल्यांकन। छात्रों के बारे में सूचना एकत्रित करना व रिपोर्ट तैयार करना, ये भी किसका कार्य है? मूल्यांकन में सभी चीज़ें किसमें आ जाती है? मूल्यांकन में आ जाती है। यानी सूचना एकत्रित करना और रिपोर्ट तैयार करना मूल्यांकन से संबंधित हैं। ठीक है। फीडबैक देना, क्या करते हैं? फीडबैक देना। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है, आप कक्षा में शिक्षक हैं और आपसे कोई छात्र क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है सर जी? क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उसका जवाब कैसे देना है, उसका फीडबैक कब देंगे, बाद में बताएंगे या अभी देंगे, वो सभी चीज़ें किसमें आती है? फीडबैक देने के अंदर आती है। बालक की योग्यता के आधार पर श्रेणी में नहीं बांटना चाहिए, यानी उनकी योग्यता के अनुसार उनको बांटना नहीं चाहिए, उनको समूह में रखना चाहिए। किसमें? समूह में रखना चाहिए। कमजोर और बुद्धिमान बालक के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए। ये एक शिक्षक का दायित्व है कि कमजोर और बुद्धिमान बालक के बीच में तुलना नहीं करना चाहिए। देखिए तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मूल्यांकन का टॉपिक, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें आपको याद रखना है एक तो इसकी परिभाषा, क्या परिभाषा याद रखनी है, प्लस इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है। मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के प्रकार, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि 100% क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा व्यवसाय, क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा हमारा व्यवसायिक का, व्यवसायिक। पिछले साल इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आए थे, 10-15 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये टॉपिक और इसके दूसरे टॉपिक की बढ़िया से पढ़ने हैं। और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक रहेगा संप्रेषण। क्या रहेगा सर जी? संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत करना, यानी बातचीत ही क्या है? एक संप्रेषण है। और बातचीत किनके मध्य होती है? 2 व्यक्तियों के मध्य। एक व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है क्या? नहीं सर जी, 2 व्यक्तियों के मध्य ही संप्रेषण होगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति संप्रेषण कर सके। संप्रेषण का तात्पर्य ये है। अब देखिए एक एक पढ़ेंगे। संप्रेषण कौशल क्या है? देखिए संप्रेषण कौशल,
इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन ये किस संबंधित है आपका? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन हम तो बोलते हैं, किंतु कौन सा शब्द है? कम्युनिस्ट से उत्पत्ति हुई है। कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है समाचार देना। क्या होता है? समाचार देना, यानी कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? समाचार देना। उसी प्रकार कम्युनिकेशन संप्रेषण शब्द का अर्थ होता है सामान्य बनाना। क्या होता है? सामान्य बनाना इसका अर्थ होता है। यानी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम यूं नहीं कि सेम टू सेम बात कहें, हम उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के साधारण करके भी सामान्य भाषा में बता देते हैं। देखिए आगे कि अतः अपने विचारों या अपनी बात को सहज एवं सरल तरीके से प्रकट करना ही श्रोता को आसानी से ग्रहण कर सके संप्रेषण कौशल कहलाता है। यानी इसका अर्थ है कि यदि आप किसी से कोई बात बता रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, यदि आप उसे इतनी कठिन तरीके से बताते हैं कि सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आती है, तो आप शिक्षक की तरह ले लीजिए। और दूसरी बातें छोड़िए, शिक्षक के लिए, जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक है। क्या है सर जी? शिक्षक है और आप कोई पद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य या गद्यांश कोई पढ़ा रहे हैं, वो छात्र को समझ में नहीं आ रहा है। आप उसके लिए क्या करें कि छात्र को समझ में आ जाए? तो आप उसे क्या करेंगे? अच्छे तो सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या फिर उसकी मातृभाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को जो छोटी क्लास में मातृभाषा में पढ़ाए जाने का ये होता है। देखिए, तो आप बच्चे को कैसे वो पद्य या गद्यांश समझ में आए, उसके लिए क्या करेंगे? आप सरल तरीके से पढ़ाएंगे, सहज तरीके से बताएंगे और बच्चा उससे आराम से समझ सके, ऐसी चीजें अपनाने की कोशिश करेंगे। वो होता है आपका संप्रेषण कौशल। क्या होता है? संप्रेषण कौशल होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, संप्रेषण के पक्ष। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं। संप्रेषणात्मक यानी प्रेषक बोलने वाला, संप्रेषण ग्राही सुनने वाला। मैंने कहा था कि दो के मध्य ही होता है। एक व्यक्ति कभी संप्रेषण नहीं कर सकता है, दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होगा। संप्रेषण के लिए माध्यम की भी क्या होती है? संप्रेषण के लिए माध्यम की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी किस माध्यम से कर रहे हैं वो, सांकेतिक हैं, लिखित हैं, मौखिक, ये सभी उसमें संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, संप्रेषण की शुरुआत होती है पहले आपके विचारों से, संदेश, परिस्थिति या परिस्थिति। यहाँ शुरुआत है पहले आपके विचारों से, फिर संदेश से, प्रेषक से और परिस्थिति। ये आपको इतने याद नहीं रखने। संप्रेषण की अवस्था है। संप्रेषण की कौन कौन सी अवस्था है? देखिए, संप्रेषण की कितनी अवस्थाएं हैं सर जी? संप्रेषण की 3 अवस्थाएं। पूर्वावस्था, यह संप्रेषण की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था शिक्षक शिक्षण कार्य करवाने के लिए स्वयं की तैयारी अध्ययन करता है। यानी शिक्षक है वो सबसे पहले यदि छात्र को समझाना है तो क्या करेगा? अपनी तैयारी पहले करेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट क्लास में आ जाए फिर कहे मुझे तैयारी कर, नहीं, शिक्षक पहले से तैयारी करके आता है। वो पहले अपनी योजना बनाता है। क्या बनाता है सर जी? योजना बनाकर लाता है कि आज बच्चों को क्या करवाना है, अपनी कक्षा में क्या नहीं करवाना है। ये होती है पूर्व अवस्था। यानी शिक्षक हमेशा अध्ययनशील होता है। क्या होता है? अध्ययनशील रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट लगा के करवा रखी है कि शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। अध्ययनशील यानी निरंतर सीखता रहना चाहिए, उसे निरंतर सीखता रहना चाहिए। एक अध्यापक का अच्छा गुण है ये। बढ़ते हैं आगे दूसरी तरफ। देखिए, संप्रेषण की अवस्था, पूर्वावस्था की तैयारी के आधार पर शिक्षण की कार्य करवाना। यानी आपने जो योजना बनाई है, तैयारी की है, उसके आधार पर ही शिक्षण करवाना कहलाता है, संप्रेषण की अवस्था कहलाती है। अगली है उत्तरावस्था। क्या है सर जी? उत्तरावस्था, यह संप्रेषण की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षक अपनी सफलता का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? अपनी सफलता का मूल्यांकन करता है कि बच्चों को कैसे करता है, और कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, समझ में क्या आया, ये सारी चीजें क्या करती है? उसका मूल्यांकन करती है कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और समझ में आ गया क्या समझ में आया, ये सभी चीजें क्या करती है? उसका मूल्यांकन करती हैं। और हमें ये चीजें याद रखनी है। आपके अधिकतर अभी जो पेपर हो सकते हैं, मुझे लगता है जहां तक, तो अधिकतर आजकल कथन और निष्कर्ष ये बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। इनमें आपको एक कोड दे देगा, जैसे ए वाला कथन दे दिया और आर वाला कथन दे दिया, तो पूछेगा फिर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये सारी चीजें आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उन्हें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इनका भी देखिए फोकस करना है, हर चीज को डिटेल से पढ़ना है। क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत 100% ये चीजें मिलेगी आपको। फिर बाद में कहेंगे कि सर हमारे वहाँ ये आया, हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, तो आपको अभी से ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अगला कि वास्तविक संप्रेषण। प्रेषक जो बात परिस्थिति को कहना चाहता है, वह बात या संदेश उसी अर्थ सहित ग्राही को समझने आना वास्तविक संप्रेषण कहलाता है। यानी आप किसी बात को जैसे एक व्यक्ति है, ये इस बात को इस व्यक्ति को बताना चाहता है। ये जो आपकी मेन बात है,
जैसे कोई बात कही आपने, वो इसको डायरेक्टली समझ में आ जाए, जैसी वास्तविक है वो वैसी की वैसी उसे समझ में आ जाए, वो होता है वास्तविक संप्रेषण। क्या होता है सर जी? वास्तविक संप्रेषण होता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला है कि बातचीत, हाव भाव, मुद्रा, इच्छा, आकांक्षाएं भी संप्रेषण में शामिल होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी जो बातचीत होती है, हाव भाव होते हैं, ये मुद्रा, इच्छा, आकांक्षाएं भी संप्रेषण में शामिल होती है, नहीं कि ये शामिल नहीं होती है। आप किसी के चेहरे को देखकर, क्या चेहरे को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके दुख हैं, सुख हैं, ये सभी संप्रेषण से संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के कुल 3 प्रकार हैं। लिखित, मैंने पहले बता दिया इनको, मैं एक एक इन सभी को अलग अलग से पढ़ेंगे। देखिए लिखित संप्रेषण, इसमें प्रत्येक प्रेषक लिखकर व ग्राही पढ़कर ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल पाठ्य पुस्तक, क्या होगा? पाठ्य पुस्तक लिखने वाले ने लिख दी, किंतु आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा, ये उससे संबंधित है लिखित। यदि मौखिक होगा, देखिए दूसरा है कि मौखिक संप्रेषण, इसमें प्रेषक बोलकर व ग्राही सुनकर ग्रहण करता है। एग्जाम्पल वाद विवाद हो गया, भाषण हो गई, इसमें देखिए भाषण देने वाला बोल रहा है और सुनने वाले सुन रहे हैं। ये क्या हो गया? एक तो अपनी बात को रख रहा है, दूसरा उसको ग्रहण कर रहा है। संकेत संप्रेषण, इसमें संकेत द्वारा होता है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं जो अधिकतर संकेतों से हो जाती है, इशारों में बात की जाती है अधिकतर। बढ़ते हैं आगे, देखिए संप्रेषण की विशेषता है। संप्रेषण की विशेषताएं कौन कौन सी है? संप्रेषण कला और विज्ञान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीखना भी क्या है आपका? कला और विज्ञान है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। देखिए संप्रेषण जन्मजात नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये चीजें। इसे व्यक्ति समाज में रहकर अर्जित करता है। किस में रहकर अर्जित करता है सर जी? समाज में रहकर अर्जित करता है। संप्रेषण उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। पढ़ते हैं आगे, देखिए यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता आवश्यक है। क्या है? परिपक्वता आवश्यक है। संप्रेषण में सूचना सामग्री व विषय वस्तु शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सूचना सामग्री व विषय वस्तु शामिल होती है। यदि आपकी विषय वस्तु नहीं है तो आपका संप्रेषण सही नहीं है, फिक्स है ये। देखिए संप्रेषण का चक्र, संप्रेषण का चक्र कैसे चलता है? संप्रेषण का चक्कर ऊपर भी ये चीजें थी, विचार, प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही, प्रसारित और माध्यम। देखिए यदि प्रेषक है वो अपना संदेश है ना, किसके माध्यम से उसको ग्राही को बताएगा, ग्राही उसको प्रसारित करेगा, माध्यम करेगा, फिर वापस ही हो जाएगा। ये इसका एक चक्कर चलता है। किंतु आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आपके संप्रेषण से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कहेंगे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको अपना माइंड वहाँ कैसे आप एक्टिव रख पाते हैं वो चीजें डिपेंड करती है कि आपका माइंड वहाँ एक्टिव है नहीं है, और आप कैसे आपके जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है एग्जाम में। पढ़ते हैं आगे, देखिए संप्रेषण के उद्देश्य। संप्रेषण का उद्देश्य प्रेरणा देना, व्यवहार प्रयोजन हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, ये वो इंपॉर्टेंट है। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट याद रखने आपको, चाहे अधिगम के हो, चाहे सीखने के हो, चाहे सृजनात्मकता के हो, चाहे किसी के भी हो। आपको नेतृत्व के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। फीडबैक चैनल प्रश्न, ग्राही द्वारा प्रेषक को प्रतिक्रिया व्यक्त करना फीडबैक कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक यानी आप किसी को कुछ बात बताई और वह उसको वापस व्यक्त कर दे जैसे का जैसा ही, तो वो क्या होता है? आपका फीडबैक होता है, एक तरह से फीडबैक होता है। फीडबैक देना होता है यानी उसको वापस रेस्पॉन्स करना। आगे देखते हैं संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाए। संप्रेषण पूर्ण रूप से सुनियोजित हो व भाषा शैली अच्छी हो, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, व्यक्तित्व विभिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए, समय व प्रेरणा का ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण प्रभावपूर्ण होना चाहिए जिसे लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या होना चाहिए? आपके पास प्रभावपूर्ण होना चाहिए। यदि आपका संप्रेषण अच्छा नहीं है, आपकी भाषा शैली अच्छा नहीं है, तो वे कोई भी आपकी संप्रेषण को ध्यान से नहीं सुनेगा, ये आप ध्यान रखिए। यदि आपकी भाषा शैली अच्छी है और आपके बोलने के ढंग से व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ ये कैसे बोलेगा, इसका संप्रेषण कैसा है, इसकी वाक अभिक्षमता कैसी है, ये सभी चीजें डिपेंड करती है। बढ़ते हैं कि देखिए शिक्षक के संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाएं। भाषाई विविधता व ज्ञान भंडार ही शिक्षक
के संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। अतः शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। देखिए बढ़ते हैं आगे। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को मनोशारीरिक दशा का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक के संप्रेषण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य पूर्ण होने पर आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या होता है? आत्मसंतोष प्राप्त होता है। शिक्षक को उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य पढ़ाना चाहिए, यानी उदाहरणों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। यदि आप किसी चीज को बता रहे हैं तो उसको उदाहरण देकर समझाएंगे। क्या उदाहरण देकर समझाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। ये चीजें संप्रेषण से संबंधित होती है और शिक्षक को 100% शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि बालकों में यदि एक इमेज बन जाती है, क्या बन जाती है सर जी? यदि एक इमेज बन जाती है तो बालकों को जल्दी समझ में आ जाता है वो चीजें। चित्रों की सहायता से समझाइए, आप कैसे भी समझा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण छात्रों के परिवेश की भाषा, मातृभाषा, ये मैंने बताया था कि मातृभाषा में कराने से विषय वस्तु आसानी से समझने में आसानी रहती है। यानी आप यदि छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाते हैं छोटी कक्षा में, यानी पहले से लेकर 5वीं तक, तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। ये बच्चों की खासियत होती है। पढ़ाते समय छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार देना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक अपनी बातें करता रहे, शिक्षक छात्रों को भी अपनी बात रखने का ये अधिकार होना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, उस बारे में क्या करते हैं, ये पता नहीं कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे भी उससे भी अभिव्यक्त करना चाहिए। देखिए संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के 2 प्रकार का होता है। संप्रेषण यानी 2 प्रकार का होता है माध्यम के आधार पर। पहला कौन सा पढ़ेंगे? हम माध्यम के आधार पर पढ़ेंगे कि माध्यम के आधार पर कौन कौन सा है। देखिए माध्यम के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक, शाब्दिक में आता है आपका 2, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। फिर है आपका अशाब्दिक। कौन सा है सर जी? अशाब्दिक। अशाब्दिक में आता है आपका सांकेतिक, यानी जिसमें आप शब्द का प्रयोग न करें, सांकेतिक। आप संकेतों से बात करें, अधिकतर ये बहुत 90% सभी करते हैं, ये नहीं कि कोई नहीं करता होगा। 99% में बोल सकता हूँ कि 99% बच्चे सांकेतिक भाषा में प्रयोग करते हैं रोजाना में, कहीं भी करे पर करते जरूर है। देखिए संदेश प्रवाह के आधार पर। संदेश प्रवाह के आधार पर ये 3 प्रकार होता है। अधोगामी, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश दे, वो होता है अधोगामी, यानी बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी को आदेश देना, क्या कहलाता है? आपका अधोगामी कहलाता है। उर्ध्वगामी क्या होता है? उर्ध्वगामी निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी को सुझाव दे, समतल समान स्तर के अधिकारियों का संप्रेषण, यानी जैसे आप शिक्षक है, शिक्षक का शिक्षक के साथ क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। और निम्न अधिकारी यानी शिक्षक अपने प्रिंसिपल को, ये क्या होता है? उर्ध्वगामी। और प्रिंसिपल शिक्षक को दे, ये क्या होता है? अधोगामी। हम इस विद्यालय से संबंधित करेंगे, ज्यादा ये नहीं कि हम बाहर की चीजें ले, हम विद्यालय संबंधित लेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये, सबसे सरल संप्रेषण होता है लिखित संप्रेषण और सबसे कठिन होता है सांकेतिक संप्रेषण, क्योंकि बहुत से को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप अपने संकेत है, अपनी जो संकेत है वो दूसरों को कैसे पता है? अब लिख के बताएंगे तो अगला वाला पढ़ के कर लेगा, क्या वो पढ़ के और उसका विश्लेषण कर लेगा कि क्या चीजें हैं इसमें। देखिए अगला कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, व्यक्ति द्वारा स्वयं के विचारों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या है, यानी अपने विचारों और भाषा को समझना। यदि ये आ जाए अंतर्वैयक्तिक, ये नीचे दे रखा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण ये होता है दूसरे के विचारों और भावों को समझना ही क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं एक मार्गी। क्या होता है एक मार्गी? एक मार्गी होता है एक ही दिशा या मार्ग में होने वाला। शिक्षक द्वारा छात्रों को आदेश देना, ये एक ही दिशा में हो रहा है, ये नहीं दोनों दिशा में। छात्र शिक्षक को आदेश नहीं दे सकते, किंतु शिक्षक होता है जो छात्र को आदेश दे सकता है। देखिए द्विमार्गी क्या होता है? द्विमार्गी होता है दोनों दिशाओं या मार्गों में होना। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना व छात्र के द्वारा उत्तर देना, ये हो गया दोनों दिशाओं मार्गों में, यानी दोनों दिशाओं में संप्रेषण हो रहा है बातचीत। शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा है और छात्र उसका उत्तर दे रहा है, ये दोनों चीजें संप्रेषण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और संप्रेषण इस विद्यालय संबंधित पूछे तो छात्र और शिक्षक आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के कौन कौन सिद्धांत है? स्पष्टता का सिद्धांत, यानी स्पष्टता होनी चाहिए। समन्वय व्यवस्थित का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं कि क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ, हाँ ये से संबंधित। विश्वसनीयता वो का सिद्धांत। संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी है? देखिए संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है? संप्रेषण की सफलता में आने वाले रुकावट या अवरोध, ग्राह्य व प्रेषक अयोग्य होने पर भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। माध्यम के अभाव में भी आपके बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए भौतिक बाधाएं कौन कौन सी है?
भौतिक बाधाएं में प्रसारण संबंधी यंत्रों में खराबी, शोर, ध्वनि, प्रदूषण, वातावरण, दूरी आदि। जैसे आप कहीं भाषण दे रहे हैं और यदि आपके भाषण तो आप सही दे रहे हैं, किंतु आपके यदि स्पीकर है, स्पीकर में खराबी होगी तो वो कोई आपकी गलती नहीं है, वो भौतिक बाधा है। खराबी हो, ध्वनि प्रदूषण कुछ भी हो, वो आपकी नहीं है, आपका भाषण सही है, किंतु भौतिक बाधा है, स्पीकर सही नहीं तो फिर आपका संप्रेषण अच्छा नहीं हो पाएगा। ये भौतिक बाधा में आता है। देखिए भाषा संबंधी बाधा, गलत उच्चारण, अस्पष्ट शब्द, चबाकर बोलना, अनावश्यक शब्द, हकलाना, तुलाना, सारे के मानसिक, अटक अटक कर या जीभ, ये सभी भाषा संबंधी बाधाएं होती है। अगला कि मनोसंबंधी, मनोवैज्ञानिक संबंधी यानी जिज्ञासा, अरुचि, पूर्वाग्रह, चिंता, ये सभी भी संप्रेषण में काम आती है। देखिए संवेदनशीलता क्या है? सामाजिक सामाजिक संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता। अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक परिपक्वता क्या होती है। सामाजिक परिपक्वता एक व्यक्ति की मानवीय, समुदाय या समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं व संस्कृति के बारे में समझ विकसित होना सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता कहलाती है। यानी इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसे अपने रीति रिवाज, आदर्श, संस्कृति, उसकी जो संस्कृति, से आप राजस्थानी है तो आपको राजस्थानी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी संस्कृति क्या है, यहाँ के बोलचाल कैसा है, यहाँ के खान पान कैसा है, यहाँ के आदर्श क्या है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है। इन सभी चीज़ों की जो हमें जानकारी होती है वही क्या होती है? आपकी सामाजिक संवेदनशीलता होती है। क्या होती है सर जी? सामाजिक संवेदनशीलता होती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अर्थात व्यक्ति में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना है, सामाजिक परिपक्वता है। क्या है सामाजिक परिपक्वता? व्यक्ति के अंदर सामाजिक जो समाज से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक कुशलताएं होती हैं, उनका विकास होना है, सामाजिक परिपक्वता है। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है तो वह सामाजिक परिपक्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामाजिक परिपक्व दर्शाता है। कैसा व्यवहार करता है? हर परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है। कौन सा? संतुलित व्यवहार। बढ़ते हैं कि देखिए वह व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन करना भी सामाजिक परिपक्वता है। यानी समाज के साथ आप उचित समायोजन करते हैं तो वो भी क्या है? आपका सामाजिक परिपक्वता है। बढ़ता है कि देखिए कुछ चीजें नोट लगा कर की गई है कि समायोजन एक मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है एवं नवीन व्यवहार करता है। कैसे करता है? नवीन व्यवहार करता है। कैसी प्रक्रिया? एक मानसिक प्रक्रिया है और समस्या उत्पन्न होने पर ही क्या करता है? अपने इसका प्रयोग करता है। बढ़ते आगे। देखिए यदि बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसे कुसमायोजित बालक कहते हैं। यानी कु में क्या होता है? उसमें कुछ कोई क्या है? कमी है। क्या है? कमी है, या फिर वह कुछ चीज़ों से घर्षित है। क्या है? घर्षित है। ये भी चीजें क्या करते हैं? आपके समायोजन में डिपेंड करती है। देखिए एक बालक सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बालक सर्वप्रथम किसे सीखना शुरू करता है सर जी? अपने परिवार से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? अपने परिवार को, या कहा जाता है अपनी माँ को। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माँ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। कौन कौन सी? बालक का सर्वप्रथम किससे सीखना प्रारंभ करता है? अपने परिवार से। परिवार बालक की प्रथम क्या होती है? पाठशाला होता है सर जी। और बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। कौन होती है? उसकी माँ मानी जाती है। ये आपको याद रखनी है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों को नोट करना है। बढ़ते हैं कि देखिए सामाजिक विकास और परिपक्वता के लिए बालक को सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः सामाजिक परिपक्वता में प्रथम सीढ़ी सामाजिकरण कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी तो क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है। बालक के विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है सर जी? परिवार है। कौन सा है? परिवार है। बढ़ते आगे देखिए बालक के विकास का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय है। बालक के विकास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है सर जी? बाल्यावस्था से। कहाँ से मानी जाती है? बाल्यावस्था से मानी जाती है। बालक का मानसिक विकास भी सामाजिक परिपक्वता के साथ प्रभावित होता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको? मानसिक विकास भी सामाजिक परिपक्वता को विकास प्रभावित करता है। परिपक्वता के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अधिगम करते हैं, क्या करते हैं? अधिगम करते हैं तो आपको किसकी जरूरत होगी सर जी? अभ्यास की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? अभ्यास की आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सामाजिक परिपक्वता के स्रोत। सामाजिक परिपक्वता के दो प्रकार माने जाते हैं। प्राथमिक स्रोत परिवार, घर, पड़ोसी और रिश्तेदारी क्या है? हमारे प्राथमिक स्रोत है।
द्वितीयक स्रोत होते हैं शिक्षण संस्थान, यानी आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। धार्मिक, राजनीतिक संस्थान, ये सभी डिपेंड करते हैं क्या आपका संस्थान धार्मिक है, राजनीतिक, ये सभी उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सामाजिक परिपक्वता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। परिवार, प्राथमिक कौन कहते हैं, परिवार, घर, पड़ोसी, रिश्तेदार। और द्वितीयक आते हैं शिक्षण संस्थान, धार्मिक, राजनीतिक संस्थान। पढ़ते हैं आगे, देखिए सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आदर्श भूमिका, अर्थात स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षक को खुद को किस के रूप में करना चाहिए, अपने आदर्श के रूप में, स्वयं को आदर्श के रूप में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक से सीखते हैं, शिक्षक को अपना आदर्श मान के चलते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। एनसीसी कैंप का आयोजन करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक का दायित्व है। खेल का आयोजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए खेल का आयोजन, जिससे क्या हो जाए, टीम की भावना का विकास हो सके, यानी समूह में रह के बच्चे कार्य कर सके। ये क्या करता है, खेल का आयोजन। व्यक्ति की परिपक्वता के पक्ष, व्यक्ति के परिपक्वता के कौन कौन से पक्ष हैं, देखिए इसमें आपके शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। कितने पक्ष है सर जी, 4 पक्ष है। इसमें आपका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पक्ष तो आपके। बढ़ते हैं आगे, देखिए सामाजिकरण का प्रशिक्षण, उपदेश, अनुकरण, पहचान, पुरस्कार, अभिनंदन, ये इसका एक क्रम है। क्या है सर जी, क्रम है। सबसे पहले उपदेश, फिर उसका अनुकरण, फिर पहचान, फिर पुरस्कार, अभिनंदन, ये सभी चीजें के सामाजिकरण का एक प्रशिक्षण कि प्रशिक्षण कैसे किया जा सकता है उसका। नोट, कुछ चीजें बोले कि एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए जो आपका संयुक्त परिवार है उसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, आपके माँ बाप, माँ या पिता, आपके भाई बहन, सभी क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, सामाजिकरण का विकास बहुत जल्दी होता है और ये जो आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दूँ। और अभी संस्कृति कला से भी देखनी तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें जितने भी PYQs हैं प्लस MCQs हमने सभी करवा रखे हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। और फिर अब जो हमारी क्लास आएंगी वो किसकी आएगी सर जी, MCQs की आएगी। MCQs किसके होंगे, शिक्षण अभिरुचि के, किसके होंगे, शिक्षण अभिरुचि के। और कितने क्वेश्चन होंगे सर जी, 50 क्वेश्चन की रोजाना आपको एक हफ्ते में, जैसे आपकी क्या होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगी, ये नहीं कि रोजाना क्लास है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगी, तो आपको वो क्लास जरूर अटेंड करनी है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।